दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। एक ऐसी जगह है जहां ईमानदार नाविक दूर रहते थे। न कि हालांकि डेवोस खुद अपने तस्करी के दिनों में 1 या 2 बार इस जगह पर आया था ताकि वह अदृश्य रहे। जब वे मुझे यहाँ मृत पाएंगे, अगर कभी वे ऐसा करेंगे तो शायद वे मेरे लिए चट्टान का नाम रखेंगे, उसने सोचा। प्याज की चट्टान, वे इसे नाम देंगे। यह मेरी कब्र और मेरी विरासत होगी। वह इससे अधिक का हकदार नहीं था। पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, सेप्टन ने सिखाया, लेकिन डेवोस ने अपने लड़कों को आग में धकेल दिया था। डेल अपनी पत्नी को वह बच्चा कभी नहीं देगा जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, और एलॉर्ड ओल्ड टाउन में अपनी लड़की और किंग्स लैंडिंग में अपनी लड़की और ब्रावोस में अपनी लड़की के साथ वे सभी जल्द ही रो रहे होंगे। मैथोस कभी भी अपने जहाज का कप्तान नहीं होगा, जैसा कि उसने सपना देखा था। मैरिक को कभी भी नाइटहुड नहीं मिलेगा। जब वे मर चुके हैं तो मैं कैसे जी सकता हूं? इतने सारे बहादुर, शूरवीर और शक्तिशाली राजा मर चुके हैं, मुझसे बेहतर लोग और उच्च कुल के। अपनी गुफा के अंदर रेंगो डेवोस, अंदर रेंगो और छोटा हो जाओ और जहाज चला जाएगा और कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। अपने पत्थर के तकिए पर सो जाओ और सीगल को अपनी आंखें नोचने दो जबकि केकड़े तुम्हारे मांस पर दावत करते हैं। तुमने उनमें से बहुतों को खा लिया है, तुम उनके ऋणी हो। छिप जाओ तस्कर, छिप जाओ, चुप रहो और मर जाओ। पाल लगभग उस पर था। कुछ क्षण और और जहाज सुरक्षित रूप से निकल जाएगा और वह शांति से मर सकता है। उसका हाथ उसके गले तक पहुंच गया। वह चमड़े की छोटी थैली ढूंढने लगा जिसे वह हमेशा अपने गले में पहने रहता था। उसके अंदर उसने उन 4 अंगुलियों की हड्डियां रखी थीं जिन्हें उसके राजा ने उसके लिए छोटा कर दिया था जिस दिन उसने डेवोस को नाइट बनाया था। मेरी किस्मत, उसकी छोटी उंगलियां उसकी छाती पर थपथपा रही थीं, टटोल रही थीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। थैली गायब थी और उसके साथ अंगुलियों की हड्डियां भी। स्टैनिस कभी नहीं समझ पाया कि उसने हड्डियां क्यों रखी थीं। मुझे मेरे राजा के न्याय की याद दिलाने के लिए, उसने फटे होंठों से फुसफुसाया, लेकिन अब वे जा चुकी थीं। आग ने मेरे बेटों के साथ साथ मेरी किस्मत भी छीन ली। उसके सपनों में नदी अभी भी जल रही थी और राक्षस अपने हाथों में आग के कोड़े लेकर पानी पर नाच रहे थे, जबकि लोग कोड़ों के नीचे काले पड़ गए और जल रहे थे। मां, दया करो, डेवोस ने प्रार्थना की। मुझे बचाओ कोमल मां, हम सभी को बचाओ। मेरी किस्मत चली गई और मेरे बेटे। वह अब खुलकर रो रहा था। उसके गालों पर नमकीन आंसू बह रहे थे। आग ने सब कुछ छीन लिया। आग, शायद यह केवल चट्टान से टकराने वाली हवा थी या किनारे पर समुद्र की आवाज। तुमने हमें जला दिया, हमें जला दिया, हमें जला दिया। यह वही थी, डेवोस चिल्लाया। मां, हमें मत छोड़ो। यह वही थी जिसने तुम्हें जला दिया। लाल औरत मेलिसेंड्रे, वह उसे देख सकता था। दिल के आकार का चेहरा, लाल आंखें, लंबे तांबे के बाल। उसके चलते समय उसकी लाल पोशाकें आग की लपटों की तरह हिल रही थीं। रेशम और साटन का एक भंवर। वह पूर्व में आशाई से आई थी। वह ड्रैगनस्टोन आई थी और अपने विदेशी देवता के लिए सेल्सी और उसकी रानी के आदमियों को जीत लिया था। और फिर राजा स्टैनिस बाराथियन खुद। वह इतना आगे बढ़ गया था कि उसने अपने बैनर पर उग्र हृदय, आरहलर का उग्र हृदय, प्रकाश का देवता और ज्वाला और छाया का देवता रख दिया था। मेलिसेंड्रे के आग्रह पर उसने ड्रैगनस्टोन में उनके सेप्ट से 7 को घसीटा और महल के द्वार के सामने उन्हें जला दिया। और बाद में उसने स्टॉर्म के अंत में गॉडवुड को भी जला दिया, यहां तक कि हार्ड ट्री, एक विशाल सफेद वियरवुड जिसका चेहरा गंभीर था। यह उसका काम था, डेवोस ने फिर से अधिक कमजोर स्वर में कहा। उसका काम और तुम्हारा प्याज के शूरवीर। तुमने उसे रात के अंधेरे में स्टॉर्म के अंत में नाव से ले जाया ताकि वह अपने छाया बच्चे को खो दे। तुम निर्दोष नहीं हो, नहीं। तुम उसके बैनर के नीचे सवार हुए और उसे अपने मस्तूल से उड़ाया। तुमने ड्रैगनस्टोन में 7 को जलते हुए देखा और कुछ नहीं किया। उसने पिता के न्याय को आग, मां की दया और क्रोन की बुद्धि को दिया। स्मिथ और अजनबी, नौकरानी और योद्धा, उसने अपने क्रूर भगवान की महिमा के लिए उन सभी को जला दिया। और तुम खड़े रहे और अपनी जुबान बंद रखी, यहां तक कि जब उसने बूढ़े मास्टर क्रेसन को मार डाला तब भी तुमने कुछ नहीं किया। पाल 100 गज दूर था और खाड़ी के पार तेजी से आगे बढ़ रहा था।
कुछ ही पलों में वह उससे दूर हो जाएगा और कम होता जाएगा। सर डेवोस सीवर्थ ने अपनी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। उसने कांपते हाथों से खुद को ऊपर खींचा। उसका सिर बुखार से तप रहा था। 2 बार उसकी अपंग उंगलियां गीले पत्थर पर फिसलीं और वह लगभग गिर गया। लेकिन किसी तरह वह अपने बसेरे पर टिका रहा। अगर वह गिर गया तो वह मर जाएगा और उसे जीना होगा, कम से कम थोड़ी देर और। उसे कुछ तो करना ही था। चट्टान का शीर्ष इतना छोटा था कि उस पर सुरक्षित रूप से खड़ा होना संभव नहीं था। शानिहक जितना कमजोर था, इसलिए वह झुक गया और अपनी मांसहीन भुजाओं को हिलाया। जहाज, वह हमेशा हवा में चिल्लाया। जहाज, यहां से वह उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। पतली धारीदार पतवार, कांस्य की मूर्ति, फड़फड़ाता पाल। उसकी पतवार पर एक नाम लिखा हुआ था, लेकिन डेवोस ने कभी पढ़ना नहीं सीखा था। जहाज, उसने फिर पुकारा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसके अग्रभाग पर एक चालक दल के सदस्य ने उसे देखा और इशारा किया। उसने देखा कि अन्य नाविक उसे देखने के लिए गनवेल की ओर बढ़े। थोड़ी देर बाद गैली का पाल नीचे आ गया। उसकी पतवारें बाहर निकल गईं और वह उसकी शरण की ओर घूम गई। वह चट्टान के करीब जाने के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन 30 गज की दूरी पर उसने एक छोटी नाव लॉन्च की। डेवोस अपनी चट्टान से चिपका रहा और उसे अपनी ओर रेंगते हुए देखता रहा। 4 आदमी नाव चला रहे थे, जबकि 5वां अगले हिस्से में बैठा था। तुम? उसका गला सूख गया था और वह बात करना भूल गया था। ये शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहे थे और कानों में अजीब लग रहे थे। मैं लड़ाई में था। मैं एक कप्तान था, एक शूरवीर। मैं एक शूरवीर था। हाँ सर, आदमी ने कहा। और किस राजा की सेवा कर रहा था? गैली शायद जोफ्रे की थी। उसे अचानक एहसास हुआ, अगर उसने अभी गलत नाम बोला तो वह उसे उसके भाग्य पर छोड़ देगी। लेकिन नहीं, उसका पतवार धारीदार था। वह लाइसेनी थी। वह सल्लाधोर सान की थी। मां ने उसे यहां भेजा था। मां ने अपनी दया से। उसके पास उसके लिए एक काम था। स्टैनिस जीवित है। उसे तब पता चला, मेरे पास अभी भी एक राजा है और बेटे, मेरे और भी बेटे हैं, और एक वफादार और प्यार करने वाली पत्नी है। वह कैसे भूल सकता था? मां वाकई दयालु थी। स्टैनिस, उसने लाइसेनी पर चिल्लाया। भगवान भला करे, मैं राजा स्टैनिस की सेवा करता हूं। हाँ, नाव में बैठे आदमी ने कहा, और हम भी यही चाहते हैं। संसा निमंत्रण काफी मासूम लग रहा था, लेकिन हर बार जब संसा इसे पढ़ती तो उसका पेट कस जाता। वह अब रानी बनने वाली है। वह सुंदर और अमीर है और हर कोई उससे प्यार करता है। वह एक गद्दार की बेटी के साथ खाना क्यों चाहेगी? यह जिज्ञासा हो सकती है, उसने सोचा। शायद मार्गरेट टायरेल उस प्रतिद्वंद्वी का माप लेना चाहती थी जिसे उसने हटा दिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझसे नाराज है? क्या वह सोचती है कि मैं उसकी दुर्भावना रखता हूं? संसा ने महल की दीवारों से देखा था कि कैसे मार्गरेट टायरेल और उसका अनुरक्षक एगॉन के हाई हिल की ओर बढ़ रहे थे। जोफ्रे ने अपनी नई होने वाली दुल्हन से शहर में उसका स्वागत करने के लिए किंग्स गेट पर मुलाकात की थी। वह 16 साल की थी, भूरे बालों और भूरी आंखों वाली, दुबली पतली और खूबसूरत। जब वह गुजरी तो लोगों ने उसका नाम पुकारा, अपने बच्चों को आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ाया और उसके घोड़े के खुरों के नीचे फूल बिखेरे। उसकी माँ और दादी उसके पीछे पीछे चल रही थीं, एक ऊंचे पहिए वाले घर में सवार होकर, जिसकी भुजाएं 100 गुलाबों के आकार में उकेरी गई थीं। हर एक गुलाब सोने का पानी चढ़ा हुआ और चमक रहा था। छोटे लोगों ने भी उनका उत्साहवर्धन किया, वही छोटे लोग जिन्होंने मुझे मेरे घोड़े से खींच लिया और मुझे मार डाला होता अगर हाउंड न होता। सेंसा ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आम लोग उससे नफरत करें। न ही मार्गरेट टायरेल ने उनका प्यार जीतने के लिए कुछ किया। क्या वह चाहती है कि मैं भी उससे प्यार करूं? उसने निमंत्रण का अध्ययन किया, जो मार्गरी के अपने हाथ से लिखा हुआ लग रहा था। क्या वह मेरा आशीर्वाद चाहती है? सेंसा को आश्चर्य हुआ कि क्या जोफ्रे को इस रात्रि भोज के बारे में पता था। उसे पता था कि यह सब शायद उसका ही काम था। इस विचार ने उसे भयभीत कर दिया। अगर निमंत्रण के पीछे जोफ्रे का हाथ था तो उसने बड़ी लड़की की नजरों में उसे शर्मिंदा करने के लिए कुछ क्रूर मजाक की योजना बनाई होगी। क्या वह अपने किंग्स गार्ड को उसे एक बार फिर से नंगा करने का आदेश देगा? पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो उसके चाचा टायरियन ने उसे रोक दिया था, लेकिन अब इम्प उसे नहीं बचा सकता था। मेरे फ्लोरियन के अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। सर डोंटोस ने वादा किया था कि वह उसे भागने में मदद करेगा।
सारा रहे। लेकिन जोफ्रे की शादी की रात तक नहीं। योजनाएं अच्छी तरह से बनाई गई थीं। उसके प्यारे समर्पित शूरवीर ने उसे आश्वस्त किया। तब तक कुछ भी करने को नहीं था सिवाय सहने और दिनों की गिनती करने के, और मेरे प्रतिस्थापन के साथ भोजन। शायद वह मार्गरी टायरेल के साथ अन्याय कर रही थी। शायद यह निमंत्रण एक साधारण दयालुता शिष्टाचार के कार्य से अधिक कुछ नहीं था। यह सिर्फ एक रात्रि भोज हो सकता है। लेकिन यह रेड कीप था, यह किंग्स लैंडिंग थी, यह राजा बयान जोफ्रे बैराथियोन का दरबार था, जो अपने नाम का पहला व्यक्ति था। और अगर कोई एक चीज थी जो सांसा स्टार्क ने यहां सीखी थी, तो वह थी अविश्वास। फिर भी उसे स्वीकार करना होगा। वह अब कुछ भी नहीं थी, एक गद्दार की त्यागी हुई बेटी और एक विद्रोही स्वामी की बदनाम बहन। वह शायद ही जोफ्रे की रानी बनने से इनकार कर सकती थी। काश हाउंड यहां होता। युद्ध की रात सैंडर क्लेगन उसे शहर से ले जाने के लिए उसके कक्ष में आया था, लेकिन सांसा ने मना कर दिया था। कभी कभी वह रात में जागती रहती थी, यह सोचकर कि क्या वह बुद्धिमान थी। उसने अपने गर्मियों के रेशमी कपड़ों के नीचे देवदार की संदूक में उसका दागदार सफेद लबादा छिपा रखा था। वह यह नहीं बता सकती थी कि उसने इसे क्यों रखा था। हाउंड कायर हो गया था। उसने सुना था लड़ाई के चरम पर वह इतना नशे में था कि शैतान को अपने आदमियों को ले जाना पड़ा। लेकिन संसा समझ गई। वह उसके जले हुए चेहरे का रहस्य जानती थी। उसे केवल आग से डर था। उस रात जंगल की आग ने नदी को भी जला दिया था और हवा को हरे रंग की लपटों से भर दिया था। महल में भी संसा डरी हुई थी। बाहर वह शायद ही इसकी कल्पना कर सकती थी। आह भरते हुए उसने कलम और स्याही निकाली और मार्गरी टायरेल को स्वीकृति का एक अनुग्रहपूर्ण नोट लिखा। जब नियत रात आई तो किंग्सगार्ड का एक और सदस्य उसके लिए आया, जो सैंडर क्लेगन से उतना ही अलग था जितना ठीक है, कुत्ते से फूल जितना। सर लोरस टायरेल को अपनी दहलीज पर खड़े देखकर सर लोरस, उसने आखिरकार कहा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। उसने उसे एक हैरान मुस्कान दी। मेरी महिला बहुत दयालु है और इसके अलावा सुंदर भी। मेरी बहन आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं हमारे रात्रि भोज का बहुत इंतजार कर रहा था, जैसा कि मार्गरी ने किया है और मेरी दादी भी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर ले गया। तुम्हारी दादी? संसा को एक ही समय में चलने, बात करने और सोचने में मुश्किल हो रही थी। सर लोरस ने उसकी बांह को छू लिया था। वह रेशम के माध्यम से उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर सकती थी। लेडी ओलेना, वह भी आपके साथ भोजन करेगी। ओह, संसा ने कहा, मैं उससे बात कर रही हूं और वह मुझे छू रहा है। वह मेरी बांह पकड़ रहा है और मुझे छू रहा है। कांटों की रानी उसे बुलाया जाता है। क्या यह सही नहीं है? यह सही है। सर लोरस हंसे। उसकी हंसी सबसे गर्मजोशी से भरी थी। उसने सोचा जैसे वह आगे बढ़ा। हालांकि आपको उसकी उपस्थिति में उस नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए, या आप चुभने वाले हैं। संसा शर्मा गई। किसी भी मूर्ख को यह एहसास होगा कि कोई भी महिला कांटों की रानी कहलाने से खुश नहीं होगी। शायद मैं सच में उतनी ही बेवकूफ हूं जितना कि सेर्सी लैनिस्टर कहती है। हताश होकर उसने उससे कहने के लिए कुछ चतुर और आकर्षक सोचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह लगभग उसे बता ही देती कि वह कितना सुंदर है, जब तक उसे याद नहीं आया कि वह पहले ही ऐसा कर चुकी है। हालांकि वह सुंदर था। वह उससे पहले की तुलना में लंबा लग रहा था, लेकिन फिर भी इतना लचीला और सुंदर। और सेंसा ने कभी भी ऐसी अद्भुत आंखों वाले किसी अन्य लड़के को नहीं देखा था। हालांकि वह कोई लड़का नहीं है, वह एक बड़ा आदमी है, किंग्सगार्ड का एक शूरवीर। उसे लगा कि वह हाउस टायरेल के हरे और सुनहरे रंग की तुलना में सफेद रंग में और भी बेहतर लग रहा था। अब उस पर रंग का एकमात्र धब्बा उसका लबादा था, जो उसके लबादे को जकड़ता था। हाई गार्डन का गुलाब नरम पीले सोने में गढ़ा हुआ और नाजुक हरे जेड के पत्तों के बिस्तर में बसा हुआ। सर बैलन स्वान ने उनके जाने के लिए मेघोर के दरवाजे को पकड़ रखा था। वह भी पूरी तरह से सफेद रंग में था। हालांकि वह सर लोरस जितना अच्छा नहीं पहनता था। परे नुकीली खाई में 2 दर्जन लोग तलवार और ढाल के साथ अभ्यास कर रहे थे। महल में इतनी भीड़ होने के कारण बाहरी वार्ड को मेहमानों को अपने टेंट और मंडप बनाने के लिए दे दिया गया था। प्रशिक्षण के लिए केवल छोटे आंतरिक यार्ड को छोड़ दिया गया था। रेड वाइन जुड़वाओं में से एक को सर टालार द्वारा पीछे की ओर खदेड़ा जा रहा था। उसकी आंखें उसकी ढाल पर थीं। केसी के चंकी सर केनोस, जो हर बार अपनी लंबी तलवार उठाने पर फुफकारते थे,
ओसनी केटला ब्लैक के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन ओसनी के भाई सर ओसफ्रीड मेंढक चेहरे वाले स्क्वायर मोरोस स्लिंट को बेरहमी से दंडित कर रहे थे। कुंद तलवारें हों या ना हों, स्लिंट के पास कल तक चोटों की एक भरपूर फसल होगी, यह देखने के लिए सेंसा को सिहरन हो रही थी। उन्होंने पिछली लड़ाई से मृतकों को दफनाना मुश्किल से पूरा किया है और पहले से ही वे अगले एक के लिए अभ्यास कर रहे हैं। यार्ड के किनारे पर अपनी ढाल पर सुनहरे गुलाबों की एक जोड़ी के साथ एक अकेला शूरवीर 3 दुश्मनों को रोक रहा था। वे देखते ही रह गए। उसने उनमें से एक को सिर के पास से पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। क्या वह तुम्हारा भाई है? संसा ने पूछा। हाँ, मेरी महिला, सर लोरस ने कहा। गरलान अक्सर 3 या 4 आदमियों के खिलाफ प्रशिक्षण लेता है। युद्ध में एक के खिलाफ एक होना मुश्किल है। अच्छा, वह कहता है इसीलिए वह तैयार रहना पसंद करता है। वह बहुत बहादुर होना चाहिए। वह एक महान शूरवीर है, सर लोरस ने उत्तर दिया। सच में मुझसे बेहतर तलवार, हालांकि मैं बेहतर भाला हूं। मुझे याद है, संसा ने कहा। आप शानदार सवारी करते हैं सर। मेरी महिला ऐसा कहने के लिए अनुग्रहशील है। उसने मुझे कब सवारी करते देखा है? हैंड्स टूर्नामेंट में। क्या आपको याद नहीं है? आपने एक सफेद घोड़े की सवारी की थी और आपका कवच 100 अलग अलग प्रकार के फूलों से बना था। आपने मुझे एक गुलाब दिया था। आपने उस दिन दूसरी लड़कियों को सफेद गुलाब फेंके थे। यह बात करते हुए उसे शर्म आ गई। आपने कहा कि कोई भी जीत मुझसे आधी भी सुंदर नहीं है। सर लोरस ने उसे एक विनम्र मुस्कान दी। मैंने केवल एक साधारण सत्य कहा था जिसे कोई भी आंख वाला आदमी देख सकता है। उसे याद नहीं है, संसा ने चौंक कर महसूस किया। वह केवल मेरे प्रति दयालु है। उसे मैं या गुलाब या उसमें से कुछ भी याद नहीं है। वह इतनी निश्चित थी कि इसका कुछ मतलब था। इसका मतलब सब कुछ था। एक लाल गुलाब, एक सफेद नहीं। यह तब हुआ जब आपने सर रोबार रॉयस को घोड़े से उतार दिया था, उसने हताश होकर कहा। उसने अपना हाथ उसकी बांह से हटा लिया। मैंने रोबार को स्टॉर्म के अंत में मार डाला, मेरी महिला। यह शेखी नहीं थी, वह उदास लग रहा था। उसे और राजा रेनली के रेनबो गार्ड के एक अन्य सदस्य को भी। हाँ, संसा ने कुएं के चारों ओर महिलाओं को इसके बारे में बात करते सुना था, लेकिन एक पल के लिए वह भूल गई थी। यह तब था जब लॉर्ड रेनली मारा गया था, है ना? आपकी बेचारी बहन के लिए कितना भयानक था। मार्गरी के लिए। उसकी आवाज कड़ी थी। निश्चित रूप से, हालांकि वह बिटरब्रिज में थी, उसने नहीं देखा। फिर भी जब उसने सुना, सर लोरस ने अपने तलवार के मूठ को अपने हाथ से हल्के से छुआ। इसकी पकड़ सफेद चमड़े की थी। इसका मूठ अल्बास्टर में गुलाब का एक टुकड़ा था। रेनली मर चुका है, रोबार भी। उनके बारे में बात करने का क्या फायदा? उसके स्वर की तीक्ष्णता ने उसे चौंका दिया। नहीं तुम, लेडी संसा, सर लोरस ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज से सारी गर्मजोशी चली गई थी। न ही उसने फिर से उसका हाथ थामा। वे गहरी खामोशी में सरपीली सीढ़ियां चढ़ गए। ओह, मुझे सर रोबार का जिक्र क्यों करना पड़ा? संसा ने सोचा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वह अब मुझसे नाराज है। उसने कुछ ऐसा सोचने की कोशिश की जो वह सुधार करने के लिए कह सके। लेकिन उसके पास आए सभी शब्द लंगड़े और कमजोर थे। चुप रहो, नहीं तो तुम इसे और भी बदतर बना दोगी, उसने खुद से कहा। लॉर्ड मेस टायरल और उनके दल को शाही सेप्ट के पीछे लंबे स्लेट छत वाले किले में रखा गया था, जिसे मेडन वॉल्ट कहा जाता था, क्योंकि राजा बेलोर द ब्लेस्ड ने अपनी बहनों को वहां कैद कर रखा था ताकि उन्हें देखकर उसे कामुक विचार न लुभाएं। इसके ऊंचे नक्काशीदार दरवाजों के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे जो सोने के रंग के आधे हेलमेट और हरे रंग के लबादे पहने हुए थे, जिनके सीने पर हाई गार्डन का सुनहरा गुलाब सिल दिया गया था। दोनों ही 7 फुट लंबे, चौड़े कंधे और पतली कमर, शानदार मांसलता वाले। जब संसा उनके चेहरे देखने के लिए काफी करीब पहुंची तो इसे जो वह एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकी। उनके जबड़े एक जैसे मजबूत थे, वही गहरी नीली आंखें, वही मोटी लाल मूंछें। वे कौन हैं? उसने सर लोरस से पूछा। एक पल के लिए उसकी बेचैनी भूल गई। मेरी दादी के निजी रक्षक, उसने उसे बताया। उनकी मां ने उनका नाम एरिक और एरिक रखा था, लेकिन दादी उन्हें अलग नहीं बता सकती, इसलिए वह उन्हें लेफ्ट और राइट कहती हैं। लेफ्ट और राइट ने दरवाजे खोले और मार्गरी टायरल खुद सामने आई और उनका स्वागत करने के लिए सीढ़ियों की छोटी सी उड़ान से नीचे उतरी।
लेडी सेंसा, उसने पुकारा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आई। आपका स्वागत है। सेंसा अपनी भाभी रानी के चरणों में झुक गई। आप मुझे बहुत सम्मान देते हैं, आपकी कृपा। क्या आप मुझे मार्गरी नहीं कहेंगे? कृपया उठें। लोरस, लेडी सेंसा को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करें। क्या मैं आपको सेंसा कह सकता हूं, अगर यह आपको अच्छा लगे? सर लोरस ने उसे उठने में मदद की। मार्गरी ने उसे एक बहन के चुंबन के साथ विदा किया और सेंसा का हाथ थाम लिया। ओ, तो ही बारिश। ओ, मेरी दादी इंतजार कर रही हैं और वह महिलाओं में सबसे अधिक धैर्यवान नहीं है। चूल्हे में आग चटक रही थी और फर्श पर मीठी मीठी झाड़ियां बिखरी हुई थीं। लंबी ट्रेस्टल टेबल के चारों ओर 1 दर्जन महिलाएं बैठी थीं। सेंसा ने केवल लॉर्ड टायरेल की लंबी प्रतिष्ठित पत्नी लेडी एलेरी को पहचाना, जिनकी लंबी चांदी की छोटी रत्न जड़ित अंगूठियों से बंधी हुई थी। मार्गरी ने अन्य परिचय किए। 3 टायरेल चचेरे भाई थे, मेग्गा और अल्लाह और एलिनोर, सभी सेंसा की उम्र के करीब थे। सुडॉल लेडी जान लॉर्ड टायरेल की बहन थी और उसकी शादी हरे सेब वाले फॉसोवे में से एक से हुई थी। सुंदर चमकदार आंखों वाली लेडी लियोनेट भी फॉसोवे थी और उसकी शादी सर गार्लान से हुई थी। सेप्टा नेस्टेरिका का चेहरा एक साधारण चेचक के दागों वाला था, लेकिन वह खुश मिजाज लग रही थी। पीली सुंदर लेडी ग्रेसफोर्ड गर्भवती थी और लेडी बुलवर एक बच्ची थी, 8 साल से ज्यादा नहीं। और मेरी वह थी जिसे वह उद्दाम मोटी मेरेडिथ क्रेन कहती थी, लेकिन निश्चित रूप से लेडी मेरी वेदर नहीं, एक कामुक काली आंखों वाली मृष सुंदरी। सबसे आखिर में मार्गरी उसे मेज के सिर पर बैठी एक महिला की तरह सफेद बालों वाली गुड़िया के सामने ले आई। मुझे अपनी दादी लेडी ओलेना को पेश करने का सौभाग्य मिला है, जो हाई गार्डन के स्वर्गीय लॉर्ड लूथर टायरेल की विधवा हैं। वो शायद था जिनकी स्मृति हम सभी के लिए सांत्वना है। बूढ़ी महिला से गुलाब जल की खुशबू आ रही थी। क्यों? वह तो बस एक छोटी सी चीज है, उसके बारे में जरा भी कांटेदार बात नहीं थी। मुझे चूमो बच्चे, लेडी ओलेना ने कहा, एक नरम धब्बेदार हाथ से संसा की कलाई को खींचते हुए। मेरे और मेरी मूर्ख मुर्गियों के झुंड के साथ भोजन करना तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। कर्तव्य निष्ठा से संसा ने बूढ़ी महिला के गाल पर चुंबन लिया। मेरे पास होना तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है मेरी महिला। मैं तुम्हारे दादा लॉर्ड रिकार्ड को जानता था, हालांकि अच्छी तरह से नहीं। मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे इस बात का पता है बच्ची, ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारे टूली दादा भी मर रहे हैं। लॉर्ड होस्टर, दादा ने आ रहे थे। निश्चित रूप से उन्होंने तुम्हें बताया होगा। एक बूढ़ा आदमी, हालांकि मुझसे इतना बूढ़ा नहीं, फिर भी अंत में हम सभी के लिए रात गिरती है और कुछ के लिए बहुत जल्दी। तुम्हें यह बात सबसे ज्यादा पता होगी बेचारी बच्ची। तुम्हें भी अपने हिस्से का दुख सहना पड़ा है, मुझे पता है। हमें तुम्हारे नुकसान के लिए खेद है। सेंसा ने मार्गरी की ओर देखा। जब मैंने लॉर्ड रेनली की मृत्यु के बारे में सुना तो मैं दुखी हो गई महामहिम। वे बहुत वीर थे। आप ऐसा कहने के लिए दयालु हैं, मार्गरी ने उत्तर दिया। उसकी दादी ने नाक सिकोड़ी। वीर? हाँ, और आकर्षक और बहुत साफ। वह कपड़े पहनना जानता था और मुस्कुराना जानता था और नहाना जानता था, और किसी तरह उसे यह धारणा हो गई कि यह उसे राजा बनने के योग्य बनाता है। निश्चित रूप से बैराथियन के पास हमेशा कुछ अजीब धारणाएं रही हैं। मुझे लगता है कि यह उनके टारगरियन रक्त से आता है। उसने सूंघी। एक बार उन्होंने मेरी शादी एक टारगेरियन से करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने जल्द ही उसे रोक दिया। रेनली बहादुर और सज्जन था दादी, मार्गरी ने कहा। पिताजी भी उसे पसंद करते थे और लोरस भी। लोरस जवान है, लेडी ओलेना ने तीखे स्वर में कहा, और एक छड़ी से लोगों को घोड़ों से गिराने में बहुत अच्छा है। इससे वह बुद्धिमान नहीं बन जाता। जहां तक तुम्हारे पिता का सवाल है, अगर मैं एक बड़ी लकड़ी की चम्मच के साथ एक किसान महिला के रूप में पैदा होती तो शायद मैं उनके मोटे दिमाग में कुछ समझ पैदा कर पाती। माँ, लेडी एलेरी ने डांटा। चुप रहो एलेरी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो और मुझे माँ मत कहो। अगर मैंने तुम्हें जन्म दिया होता तो मुझे यकीन है कि मैं याद रखती। मैं केवल तुम्हारे पति हाई गार्डन के स्वामी मूर्ख के लिए दोषी हूं। दादी, मार्गरी ने कहा, अपनी बातों पर ध्यान दो, वरना सेंसा हमारे बारे में क्या सोचेगी। वह सोच सकती है कि हमारे पास कुछ बुद्धि है,
कम से कम हम में से एक तो है ही। बूढ़ी औरत ने सांसा की ओर रुख किया। यह देशद्रोह है। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी। रॉबर्ट के 2 बेटे हैं और रेनली का एक बड़ा भाई है। वह उस बदसूरत लोहे की कुर्सी पर कैसे दावा कर सकता है? टुट टुट, मेरा बेटा कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा लाडला रानी बने? तुम स्टार्क का भी राजा थे, एरिन और लैनिस्टर्स भी, और यहां तक कि महिला वंश के माध्यम से बैराथियन भी। लेकिन टायरेल तब तक प्रबंधक से अधिक कुछ नहीं थे जब तक कि एगॉन द ड्रैगन नहीं आया और उसने फील्ड ऑन फायर पर रीच के असली राजा को नहीं पकाया। सच कहा जाए तो हाई गार्डन पर हमारा दावा भी थोड़ा संदिग्ध है, ठीक वैसे ही जैसे वे भयानक फ्लोरेंस हमेशा रोते रहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, आप पूछते हैं? और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता, सिवाय मेरे बेटे जैसे मूर्खों के। यह विचार कि एक दिन वह अपने पोते को लोहे के सिंहासन पर अपने गधे के साथ देख सकता है, मैस को इस तरह से फूला देता है। अब इसे क्या कहते हैं? मार्गरी, तुम चतुर हो, एक प्यारी बनो और अपनी गरीब बूढ़ी आधी मूर्ख दादी को समर आइल्स की उस अजीब मछली का नाम बताओ जो जब आप इसे दबाते हैं तो अपने आकार से 10 गुना बड़ी हो जाती है। वे उन्हें पफ फिश कहते हैं दादी। बेशक वे करते हैं। समर आइलैंडर्स के पास कोई कल्पना नहीं है। सच कहा जाए तो मेरे बेटे को पफ फिश को अपना प्रतीक चिन्ह बना लेना चाहिए। वह उस पर मुकुट रख सकता है जिस तरह से बैराथियन अपने हिरण को रखते हैं। शायद इससे वह खुश हो जाए। अगर आप मुझसे पूछें तो हमें इस सारी खूनी मूर्खता से दूर रहना चाहिए था। लेकिन एक बार गाय का दूध निकाल लेने के बाद उसके थन में मलाई नहीं डाली जा सकती। लॉर्ड पफ फिश द्वारा रेनली के सिर पर मुकुट रखने के बाद हम अपने घुटनों तक पानी में डूबे हुए थे। इसलिए अब हमें इस मामले को देखना है। और तुम इस बारे में क्या कहती हो, संसा? संसा का मुंह खुला और बंद हुआ। उसे खुद भी पफ फिश जैसा महसूस हुआ। टायरेल्स अपने वंश का पता गर्थ ग्रीन हैंड से लगा सकते हैं। वह कम समय में सबसे अच्छा यही कह सकती थी। कांटों की रानी ने नाक सिकोड़ी। फ्लोरेंस, रोवेंस, ओकहार्ट्स और दक्षिण के आधे अन्य कुलीन घराने भी ऐसा ही कर सकते हैं। वे कहते हैं कि गार्थ को उपजाऊ जमीन में बीज बोना पसंद था। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ हरे होने से ज्यादा थे। सांसा, लेडी एलरी ने बीच में कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। क्या हम साथ में सुअर का मांस खाएंगे और कुछ नींबू केक? नींबू केक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, संसा ने माना। तो हमें बताया गया है, लेडी ओलेना ने कहा, जो स्पष्ट रूप से चुप रहने का इरादा नहीं रखती थी। उस वैरीज प्राणी को लगता है कि हमें जानकारी के लिए आभारी होना चाहिए। सच कहूं तो मुझे कभी भी यकीन नहीं हुआ कि हिजड़े का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि वे सिर्फ पुरुष हैं जिनके शरीर के जरूरी अंग कट गए हैं। एलरी, क्या तुम उन्हें खाना लाने के लिए कहोगी या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? यहां संसा, मेरे बगल में बैठो। मैं इन दूसरों की तुलना में बहुत कम उबाऊ हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मूर्ख पसंद है। संसा ने अपनी स्कर्ट को ठीक किया और बैठ गई। मुझे लगता है मूर्ख, मेरी महिला, तुम्हारा मतलब है जो रंग बिरंगे होते हैं। पंख, इस मामले में तुमने क्या सोचा था कि मैं किस बारे में बात कर रही थी? मेरे बेटे की या इन प्यारी महिलाओं की? नहीं, शर्माओ मत। तुम्हारे बालों के साथ तुम अनार की तरह दिखती हो। सच कहा जाए तो सभी पुरुष मूर्ख होते हैं, लेकिन मुकुट वाले लोगों की तुलना में विचित्र वे अधिक मनोरंजक होते हैं। मार्गरी, बच्चे, बटरबम्स को बुलाओ। देखते हैं कि हम लेडी सांसा को मुस्कुराने में सक्षम हैं या नहीं। तुम में से बाकी लोग बैठ जाओ। क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा? सांसा को लगता होगा कि मेरी पोती की देखभाल भेड़ों का झुंड कर रहा है। बटरबम्स भोजन से पहले आ गया। हरे और पीले पंखों वाला एक विदूषक का सूट पहने हुए और एक फ्लॉपी कॉक्सकॉम। एक विशाल गोल मोटा आदमी, 3 मून बॉयज जितना बड़ा, वो हॉल में कलाबाज की तरह आया, मेज पर कूद गया और सांसा के ठीक सामने एक विशाल अंडा रख दिया। इसे तोड़ दो मेरी लेडी, उसने आदेश दिया। बटरबम्स ने आश्चर्य से कहा। लिटिल लेडी बुलवर ने एक उठाया और उसे थमा दिया, जिससे उसने अपना सिर पीछे झुकाया, उसे अपने बड़े रबड़ जैसे मुंह में डाला और उसे पूरा निगलने लगा। जब उसने डकार ली तो उसके नाक से छोटे पीले पंख उड़ गए। लेडी बुलवर परेशानी में विलाप करने लगी, लेकिन उसके आंसू अचानक खुशी की चीख में बदल गए जब चूजा उसके गाउन की आस्तीन से बाहर निकला और उसकी बांह से नीचे बहने लगा। जैसे ही नौकरों ने लीक और मशरूम का शोरबा निकाला, बटरबम्स ने करतब दिखाना शुरू कर दिया और लेडी ओलेना ने अपनी कोहनियों को मेज पर टिकाने के लिए खुद को आगे बढ़ाया।
क्या आप मेरे बेटे सांसा को जानते हैं? हाई गार्डन के लॉर्ड पफ फिश, एक महान लॉर्ड आलमनियर, सांसा ने विनम्रता से उत्तर दिया। एक दयालु आदमी और शयन कक्ष में अकुशल नहीं, लेकिन फिर भी एक भयानक मूर्ख। वह बाज की तरह शिकार करते हुए एक चट्टान से नीचे गिरने में कामयाब रहा। वे कहते हैं कि वह आसमान की ओर देख रहा था और इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि उसका घोड़ा उसे कहां ले जा रहा है। और अब मेरा मूर्ख बेटा भी यही कर रहा है, बस वह पालफ्रे की बजाय शेर की सवारी कर रहा है। शेर पर चढ़ना आसान है और उतरना इतना आसान नहीं है। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह केवल हंसता है। अगर कभी तुम्हारा बेटा हुआ संसा, तो उसे बार बार पीटना ताकि वह तुम्हारा ख्याल रखना सीख जाए। मेरा केवल एक ही लड़का था और मैंने उसे शायद ही कभी पीटा हो, इसलिए अब वह बटर बम्स पर मुझसे ज्यादा ध्यान देता है। एक शेर गोद में बैठने वाली बिल्ली नहीं है, मैंने उससे कहा, और वह मुझे टुट-टुट मदर देता है। अगर आप मुझसे पूछें तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से बहुत ज्यादा टुटुटिंग है। ये सभी राजा बेहतर प्रदर्शन करेंगे यदि वे अपनी तलवारें नीचे रख दें और अपनी माताओं की बात सुने। सेंसा को एहसास हुआ कि उसका मुंह फिर से खुल गया था। उसने इसे शोरबा के एक चम्मच से भर दिया, जबकि लेडी एलेरी और दूसरी महिलाएं बटर बम्स के सिर, उसकी कोहनियों और उसके भरे हुए नितंब से संतरे उछालने के तमाशे को देखकर हंसी मजाक कर रही थीं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे इस शाही लड़के के बारे में सच्चाई बताएं, लेडी ओलेना ने अचानक कहा। यह जोफ्रे है। सेंसा की उंगलियां उसके चम्मच के चारों ओर कस गईं। सच? मैं नहीं बता सकती। इसे मत पूछो कृपया, मैं नहीं बता सकती। मैं थोड़ा घमंडी, लेकिन वह उसका लैनिस्टर खून होगा। हालांकि हमने कुछ परेशान करने वाली कहानियां सुनी हैं। क्या उनमें कोई सच्चाई है? क्या इस लड़के ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है? सांसा ने घबराकर इधर उधर देखा। बटर बम्स ने एक पूरा संतरा अपने मुंह में डाला, चबाया और निगल गया। अपने गाल पर थप्पड़ मारे और अपनी नाक से बीज उड़ाए। महिलाएं खिलखिलाकर हंसने लगीं। नौकर आ जा रहे थे और मेडन वॉल्ट चम्मचों और प्लेटों की खटपट से गूंज रहा था। लड़कियों में से एक वापस मेज पर कूद गई और लेडी ग्रेसफोर्ड के शोरबा में भाग गई। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वह डरी हुई थी। लेडी ओलेना अधीर हो रही थी। तुम बटर बम्स को क्यों देख रही हो? मैंने एक सवाल पूछा है। मुझे जवाब की उम्मीद है। उनका अनुग्रह बहुत ही सुंदर है और शेर की तरह बहादुर है। हाँ, सभी लैनिस्टर शेर हैं, और जब एक टायरेल हवा चलाता है तो यह गुलाब की तरह महकती है। बूढ़ी औरत ने झपट्टा मारा। लेकिन वह कितना दयालु है, कितना चतुर। क्या उसका दिल अच्छा है, कोमल हाथ है? क्या वह राजा के योग्य शूरवीर है? क्या वह मार्गरी को प्यार करेगा और उसके साथ कोमलता से पेश आएगा, उसके सम्मान की रक्षा करेगा जैसे वह अपना करता है? वह करेगा। सांसा ने झूठ बोला। वह बहुत बहुत सुंदर है। तुमने ऐसा कहा। तुम जानती हो बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि तुम यहाँ बटर बम्स की तरह ही बड़े मूर्ख हो, और मैं उन पर विश्वास करने लगी हूँ। सुंदर, मैंने अपनी मार्गरी को सिखाया है कि सुंदरता का क्या मूल्य है। मुझे उम्मीद है। एक गूंगे की बात से कुछ कम। एरियन ब्राइटफायर काफी सुंदर था, लेकिन फिर भी एक राक्षस था। सवाल यह है कि जोफ्रे क्या है? वह एक गुजरते हुए नौकर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मुझे लीक पसंद नहीं है। यह शोरबा ले जाओ और मेरे लिए कुछ पनीर लाओ। पनीर केक के बाद परोसा जाएगा मेरी महिला। पनीर तब परोसा जाएगा जब मैं इसे परोसना चाहूंगी, और मैं इसे अभी परोसना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत वापस संसा की ओर मुड़ी। क्या तुम डरी हुई हो बच्ची? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ औरतें हैं। मुझे सच बताओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे पिता हमेशा सच बोलते थे, संसा ने धीरे से कहा, लेकिन फिर भी शब्दों को बाहर निकालना मुश्किल था। लॉर्ड एडार्ड? हाँ, उनकी ऐसी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उन्होंने उसे देशद्रोही करार दिया और फिर भी उसका सिर काट दिया। बूढ़ी औरत की आंखें उसे घूर रही थीं, तलवार की नोक की तरह तेज और चमकदार। जोफ्रे, सांसा ने कहा। जोफ्रे ने ऐसा किया। उसने मुझसे वादा किया था कि वह दयालु होगा और मेरे पिता का सिर काट देगा। उसने कहा कि यह दया थी, और वह मुझे दीवारों पर ले गया और मुझे इसे देखने को दिया। सिर। वह चाहता था कि मैं रोऊं, लेकिन वह अचानक रुक गई, अपना मुंह ढक लिया। मैंने बहुत कुछ कह दिया। हे भगवान, अच्छा हो, उन्हें पता चल जाएगा, वे सुन लेंगे, कोई मेरे बारे में बता देगा। आगे बढ़ो।
यह मार्गरी थी जिसने आग्रह किया, जोफ्रे की अपनी होने वाली रानी। सांसा को नहीं पता था कि उसने कितना सुना था। मैं नहीं सुन सकती। अगर वह उसे बता दे तो क्या होगा? अगर वह बता दे तो क्या होगा? वह मुझे निश्चित रूप से मार देगा या मुझे सेर इलिन को दे देगा। मेरा यह मतलब कभी नहीं था। मेरे पिता देशद्रोही थे, मेरा भाई भी। मेरे अंदर देशद्रोही का खून है। प्लीज मुझे और कुछ मत बोलवाना। अपने आप को शांत करो बच्चे, कांटों की रानी ने आदेश दिया। वह डरी हुई है दादी, जरा उसे देखो। बूढ़ी औरत ने बटर बम्स को पुकारा। मूर्ख, हमें एक गाना सुनाओ, एक लंबा गाना। मुझे लगता है द बेयर एंड द मेडन फेयर अच्छा रहेगा। यह अच्छा रहेगा, विशालकाय विदूषक ने उत्तर दिया। यह वास्तव में अच्छा रहेगा। क्या मैं इसे अपने सिर के बल खड़े होकर गाऊं मेरी रानी? क्या दुआ फैदेश, क्या इससे यह अच्छा लगेगा? नहीं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी टोपी गिर जाए। जहां तक मुझे याद है तुम कभी अपने बाल नहीं धोते, जैसा मेरी रानी आदेश देती है। बटर बम्स नीचे झुका, एक बहुत बड़ी डकार छोड़ी, फिर सीधा हुआ, अपना पेट बाहर निकाला और दहाड़ा। एक भालू था, एक भालू, एक भालू, बिल्कुल काला और भूरा और बालों से ढका हुआ। लेडी ओलेना आगे की ओर झुकी। जब मैं तुमसे छोटी लड़की थी तब भी यह अच्छी तरह से झांक था कि रेड कीप में दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, वे एक गीत के लिए बेहतर होंगे और इस बीच हम लड़कियां खुलकर बात करेंगी। लेकिन सैसा ने कहा, वेरीज वह जानता है, वह हमेशा जोर से गाओ। कांटों की रानी बटर बम्स पर चिल्लाई, ये बूढ़े कान लगभग बहरे हैं, तुम्हें पता है। क्या तुम मुझसे फुसफुसा रहे हो मोटे मूर्ख? मैं तुम्हें फुसफुसाने के लिए पैसे नहीं देती। गाओ। भालू, बटर बम्स गरजा। उसकी बड़ी गहरी आवाज छत से गूंज रही थी। ओहो, आओ, उन्होंने कहा। ओह, मेले में आओ। मेले में? उसने कहा, लेकिन जब तक वे अपने आप में रहते हैं हम उन्हें अपने छोटे जाल बुनने देते हैं, लेकिन अगर वे पैरों के नीचे आ जाते हैं तो हम उन्हें कुचल देते हैं। उसने सांसा के हाथ के पीछे थपथपाया। अब बच्चे, सच बताओ, ये जोफ्रे किस तरह का आदमी है जो खुद को बैराथियन कहता है लेकिन बिल्कुल लैनिस्टर जैसा दिखता है? और यहां से वहां तक, सड़क के नीचे, यहां से वहां तक 3 लड़के, एक बकरी और एक नाचता हुआ भालू। सांसा को लगा जैसे उसका दिल उसके गले में फंस गया हो। कांटों की रानी इतनी करीब थी कि वह बूढ़ी औरत की खट्टी सांसों को सूंघ सकती थी। उसकी दुबली पतली उंगलियां उसकी कलाई को दबा रही थीं। उसके दूसरी तरफ मार्गरी भी सुन रही थी। उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। एक राक्षस, उसने फुसफुसाया। वह इतनी कांप रही थी कि उसे अपनी आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। जोफ्रे एक राक्षस है। उसने कसाई के लड़के के बारे में झूठ बोला और पिताजी से मेरे भेड़िए को मरवाया। जब मैं उसे नाराज करती हूं तो वह किंग्स गार्ड से मुझे पिटवाता है। वह दुष्ट और क्रूर है। मेरी रानी ऐसा ही है, और रानी भी। लेडी ओलेना टायरेल और उनकी पोती ने एक दूसरे को देखा। आह, बूढ़ी औरत ने कहा, यह अफसोस की बात है। हे भगवान, सांसा ने सोचा, भयभीत। अगर मार्गरी उससे शादी नहीं करेगी तो जोफ को पता चल जाएगा कि मैं दोषी हूं। कृपया, उसने कहा, शादी को मत रोको। कोई डर नहीं, लॉर्ड पफिश ने तय कर लिया है कि मार्गरी रानी बनेगी, और एक टायरेल का शब्द कैस्टरली रॉक के सभी सोने से अधिक मूल्यवान है। कम से कम मेरे दिनों में तो ऐसा ही था। फिर भी हम सच्चाई के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं बच्चे। नाचते और घूमते हुए मेले तक। मेला, मेला। बटर बम्स उछला, दहाड़ा और अपने पैर पटकते हुए। सांसा, क्या तुम हाई गार्डन जाना चाहोगी? जब मार्गरी टायरेल मुस्कुराई तो वह अपने भाई लोरस की तरह दिखी। अभी सभी शरद ऋतु के फूल खिले हुए हैं और वहां बाग और फव्वारे, छायादार आंगन, संगमरमर के स्तंभ हैं। मेरे स्वामी पिता हमेशा दरबार में गायक रखते हैं, यहाँ के बटर से भी मधुर गायक, और साथ ही पाइपर, फिडलर और हार्पर भी। हमारे पास सबसे अच्छे घोड़े हैं और मैंडर के साथ चलने के लिए मौज मस्ती की नावें हैं। क्या तुम बाज मारती हो संसा? थोड़ा बहुत, उसने स्वीकार किया। ओह, वह कितनी प्यारी थी और शुद्ध और सुंदर, बालों में शहद वाली नौकरानी। तुम्हें भी हाई गार्डन उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे पता है। मार्गरी ने सांसा के बालों का एक ढीला लट पीछे किया। एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप कभी भी यहां से जाना नहीं चाहेंगे, और शायद आपको जाना ही ना पड़े। उसके बाल, उसके बाल!
बालों में शहद वाली नौकरानी। चुप रहो बच्चे, कांटों की रानी ने तीखी आवाज में कहा। सांसा ने हमें यह भी नहीं बताया है कि वह मिलने आना चाहती है। ओह, लेकिन मैं आऊंगी, सांसा ने कहा। हाई गार्डन उस जगह की तरह लग रहा था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, उस खूबसूरत जादुई दरबार की तरह जिसे वह कभी किंग्स लैंडिंग में पाने की उम्मीद करती थी। गर्मियों की हवा में खुशबू महसूस की। भालू, भालू, पूरा काला और भूरा और बालों से ढका हुआ। लेकिन रानी, सांसा बोलती रही, वह मुझे जाने नहीं देगी, वह करेगी। हाई गार्डन के बिना लैनिस्टर्स के पास जोफ्रे को उसके सिंहासन पर रखने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि मेरा बेटा, जो कि मूर्ख है, पूछता है तो उसके पास उसके अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्या वह पूछेगा? संसा ने पूछा। क्या वह पूछा नर्स टिके हुए पूछेगा? लेडी ओलेना ने भौहें सिकोड़ी। मुझे उसे कोई विकल्प देने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। बेशक उसे हमारे असली उद्देश्य का कोई संकेत नहीं है। उसने गर्मियों की कोई हवा में सुगंध सूंघी। संसा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हमारा असली उद्देश्य मेरी महिला। उसने सूंघी और दहाड़ लगाई और वहां इसे सूंघा। गर्मियों की हवा में शहद। तुम्हें सुरक्षित रूप से विवाहित होते देखने के लिए बच्चे, बूढ़ी औरत ने कहा, जैसा कि बटर बम्प्स ने पुराना गीत गाया। मेरे पोते के लिए। सर लोरस से सफेद रेशम में सर लोरस, कितना शुद्ध, मासूम, सुंदर। जब वह मुस्कुराता था तो उसके मुंह के कोने पर पड़ने वाले गड्ढे, उसकी हंसी की मिठास, उसके हाथ की गर्माहट। वह केवल कल्पना कर सकती थी कि उसके अंगरखा को ऊपर खींचना और उसके नीचे की चिकनी त्वचा को सहलाना, अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर उसे चूमना, अपनी उंगलियों को उन घने भूरे कर्ल के माध्यम से चलाना और उसकी गहरी भूरी आंखों में डूब जाना कैसा होगा। उसकी गर्दन पर लाली छा गई। मैं एक नौकरानी हूं और मैं शुद्ध और निष्पक्ष हूं। मैं एक बालों वाले भालू के साथ कभी नहीं नाचूंगी। एक भालू, मैं बेरहश एक बालों वाले भालू के साथ कभी नहीं नाचूंगी। क्या तुम यह चाहोगी संसा? मार्गरी ने पूछा। मेरी कभी कोई बहन नहीं थी, केवल भाई थे। ओह, कृपया हाँ कहो, कृपया कहो कि तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए सहमत हो जाओगी। शब्द उसके मुंह से निकल पड़े। हाँ, मैं करूंगी। मुझे यह किसी भी चीज से ज्यादा चाहिए। मूर्ख मत बनो बच्चे। किंग्सगार्ड ने कभी शादी नहीं की। क्या उन्होंने तुम्हें विंटरफेल में कुछ नहीं सिखाया? हम अपने पोते विलास के बारे में बात कर रहे थे। वह तुम्हारे लिए थोड़ा बूढ़ा है यकीनन, लेकिन इन सबके बावजूद एक प्यारा लड़का है, जरा भी मूर्ख नहीं। और इसके अलावा हाई गार्डन का उत्तराधिकारी। सेंसा को चक्कर आ गया। एक पल उसका सिर लोरस के सपनों से भरा था और अगले ही पल वे सभी छीन लिए गए थे। विलास? मैं, उसने बेवकूफी से कहा। शिष्टाचार एक महिला का कवच है। आपको उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। साथ ही मान और सावधान रहें कि आप क्या कहते हैं। मैं सर विलास को नहीं जानता। मुझे कभी यह आनंद नहीं मिला मेरी महिला। क्या वह अपने भाइयों की तरह महान शूरवीर है? लड़की को सच बताओ, बेचारा लड़का अपंग है और यही उसका तरीका है। वह अपने पहले टूर्नामेंट में सवार होकर एक शूरवीर की तरह चोटिल हो गया था, मार्गरी ने विश्वास दिलाया। उसका घोड़ा गिर गया और उसका पैर कुचल गया। उस डोर्निशमैन के सांप को दोष देना चाहिए, उस ओबेरियन मार्टेल को और उसके मास्टर को भी। मैंने एक शूरवीर को बुलाया। सैमवन लेकिन तुम एक भालू हो। एक भालू, पूरा काला और भूरा और बालों से ढका हुआ। विलास का एक पैर खराब है लेकिन एक अच्छा दिल है, मार्गरी ने कहा। जब मैं छोटी लड़की थी तो वह मुझे पढ़ाता था और मेरे लिए सितारों की तस्वीरें बनाता था। तुम उसे उतना ही प्यार करोगी जितना हम करते हैं संसा। उसने लात मारी और रोई। नौकरानी बहुत सुंदर थी। मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? संसा ने हिचकिचाते हुए पूछा। जल्द ही, मार्गरी ने वादा किया। जब तुम हाई गार्डन आओगी, जोफ्रे और मेरी शादी के बाद, मेरी दादी तुम्हें ले जाएंगी। मैं जाऊंगी, बूढ़ी औरत ने संसा का हाथ थपथपाते हुए और नरम झुर्रीदार मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा। मैं वास्तव में जाऊंगी। फिर उसने आह भरी और चीखी और हवा में लात मारी। मेरा भालू, उसने गाया, मेरा भालू कितना सुंदर है। और वे चले गए, यहां से वहां, भालू और युवती सुंदर। बटर बम्प्स ने आखिरी पंक्ति दहाड़ कर कही, हवा में छलांग लगाई
और दोनों पैरों पर इतनी जोर से गिरी कि मेज पर रखे शराब के प्याले हिल गए। महिलाएं हंसी और ताली बजाने लगीं। जॉन, दुनिया धूसर अंधकार से भरी थी जिसमें चीड़, काई और ठंड की गंध थी। काली धरती से हल्की धुंध उठ रही थी जब सवार पत्थरों और झुरमुटदार पेड़ों के बीच से होते हुए नीचे नदी घाटी के तल पर रत्नों की तरह बिखरी स्वागत करने वाली आग की ओर बढ़ रहे थे। जॉन स्नो जितनी आग गिन सकता था उससे कहीं ज्यादा आग थी। सैकड़ों आग, हजारों। बर्फीले सफेद मिल्क वाटर के किनारे टिमटिमाती रोशनी की दूसरी नदी। उसकी तलवार वाले हाथ की उंगलियां खुलती और बंद होती रहीं। वे बिना बैनर या तुरही के रिज से नीचे उतरे। शांति केवल नदी की दूर की बड़बड़ाहट, खुरों की आवाज और रैटल शर्ट के अस्थि कवच की खटपट से टूटती थी। कहीं ऊपर एक चील बड़े नीले भूरे पंखों पर उड़ रही थी, शकीनी, जबकि नीचे आदमी, आमन, कुत्ते, घोड़े और एक सफेद डायरवुल्फ था। एक पत्थर ढलान से नीचे उछला जो एक गुजरते हुए खुर की आवाज से हिल गया और जॉन ने देखा कि घोस्ट ने अचानक आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। वह अपने रिवाज के अनुसार पूरे दिन कुछ दूरी पर सवारों का पीछा करता रहा था, लेकिन जब चांद सैनिक पाइंस पर उदय होता तो वह लाल आंखों में चमक के साथ उछलता हुआ आता। रैटल शर्ट के कुत्तों ने हमेशा की तरह गुर्राहट और जंगली भौंकने के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन डायरवुल्फ ने उन पर ध्यान नहीं दिया। 6 दिन पहले सबसे बड़े शिकारी कुत्ते ने उस पर पीछे से हमला किया था जब वाइल्डलिंग्स रात के लिए डेरा डाले हुए थे, लेकिन घोस्ट ने मुड़कर झपट्टा मारा था। कुत्ता खून से लथपथ होकर भाग गया था। उसके बाद बाकी झुंड ने एक स्वस्थ दूरी बनाए रखी। जॉन स्नो का गैरोन धीरे से फुसफुसाया, लेकिन एक स्पर्श और एक नरम शब्द ने जल्द ही जानवर को शांत कर दिया। काश उसके अपने डर इतनी आसानी से शांत हो जाते। वह पूरी तरह काले रंग के कपड़े पहने लेनिल के पास उसका हौबरक था, बड़ी भालाधारी रैगविल के पास उसके दस्ताने थे और एक धनुर्धारी के पास उसके जूते थे। खोरीन का हेलमेट लॉन्गस्पियर रिक नामक छोटे कद के आदमी ने जीता था, लेकिन यह उसके संकीर्ण सिर पर ठीक से फिट नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे भी यग्रीट को दे दिया था। और रैटल शर्ट के पास खोरीन की हड्डियां थीं, साथ ही एबेन का खून से लथपथ सिर भी था जो स्किर्लिंग दर्रे की टोह लेने के लिए जॉन के साथ निकला था। मरा हुआ, सब मरा हुआ सिवाय मेरे, और मैं दुनिया के लिए मरा हुआ हूं। यग्रीट उसके ठीक पीछे सवार थी। आगे लॉन्गस्पियर रेक था। हड्डियों के भगवान ने उन दोनों को अपना रक्षक बनाया था। अगर कौवा उड़ता है तुम्हारी हड्डियों को भी उबाल दूंगा, उसने उन्हें चेतावनी दी जब वे निकले थे, उस विशालकाय खोपड़ी के टेढ़े दांतों के बीच से मुस्कुराते हुए जिसे उसने हेलमेट के रूप में पहना था। यग्रीट ने उस पर चिल्लाया, तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि हम यह करें, नहीं तो हमें छोड़ दो और हम यह करेंगे। ये लोग वाकई आजाद लोग हैं, जॉन ने देखा। रैटल शर्ट उनका नेतृत्व कर सकता था, लेकिन उनमें से कोई भी उससे बात करने में संकोच नहीं करता था। जंगली नेता ने उसे एक अप्रिय नजर से देखा। हो सकता है कि तुमने इन लोगों को मूर्ख बनाया हो, कौवा, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मेंस को मूर्ख बनाओगे। वह तुम्हें एक नजर देखेगा और जान जाएगा कि तुम झूठे हो, और जब वह ऐसा करेगा तो मैं वहां तुम्हारे भेड़िए का लबादा बनाऊंगा और तुम्हारे कोमल लड़के का पेट खोलकर उसके अंदर एक नेवला सिल दूंगा। जॉन का तलवार वाला हाथ खुला और बंद हुआ, दस्ताने के नीचे जली हुई उंगलियों को मोड़ते हुए, लेकिन लॉन्गस्पियर रेक केवल हंसे। और बर्फ में नेवला कहां मिलेगा? उस पहली रात घोड़े पर एक लंबे दिन के बाद उन्होंने एक अनाम पहाड़ के ऊपर एक उथले पत्थर के कटोरे में शिविर बनाया। जब तक बर्फ गिरना शुरू नहीं हो गई तब तक आग के पास बैठे रहे। जॉन ने देखा कि कैसे बर्फ के टुकड़े आग की लपटों पर पिघल रहे थे। ऊन, फर और चमड़े की परतों के बावजूद उसे हड्डियों तक ठंड लग रही थी। खाने के बाद यग्रीट उसके पास बैठी। उसने अपना हुड ऊपर खींच लिया और अपने हाथों को गर्मी के लिए अपनी आस्तीन में डाल लिया। जब मेंस को पता चलेगा कि तुमने हाफ हैंड के लिए क्या किया तो वह तुम्हें जल्दी से ले जाएगा। उससे से दबाने शायद उसने उससे कहा, मुझे किस लिए ले जाओ? लड़की ने तिरस्कार पूर्वक हंसा। हम में से एक के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दीवार से नीचे उड़ने वाले पहले कौवे हो? अपने दिल में तुम सभी आजाद उड़ना चाहते हो। और जब मैं आजाद हो जाऊंगा, उसने धीरे से कहा, क्या मैं जाने के लिए आजाद हो जाऊंगा? जरूर तुम जाओगे। उसके टेढ़े मेढ़े दांतों के बावजूद उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। और हम तुम्हें मारने के लिए आजाद होंगे। आजाद होना खतरनाक है,
ये देखिए, आ गए, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ को उसके पैर पर घुटने के ठीक ऊपर रखा। तुम देखोगे? मैं देखूंगा, जॉन ने सोचा। मैं देखूंगा, सुनूंगा और सीखूंगा, और जब मैं सीख लूंगा तो मैं यह बात दीवार तक पहुंचा दूंगा। जंगली लोगों ने उसे शपथ तोड़ने वाला समझ लिया था, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी नाइट वॉच का आदमी था जो खोरिन हाफहैंड द्वारा उस पर लगाए गए अंतिम कर्तव्य को पूरा कर रहा था। इससे पहले कि मैं उसे मार देता, ढलान के नीचे वे एक छोटी सी धारा पर पहुंचे जो तलहटी से नीचे बहकर मिल्क वाटर में मिलती थी। यह सब पत्थर और कांच जैसा लग रहा था, हालांकि वे जमी हुई सतह के नीचे बहते पानी की आवाज सुन सकते थे। रैटल शर्ट ने उन्हें पार किया, बर्फ की पतली परत को चकनाचूर करते हुए। जैसे ही वे बाहर निकले, मेंस रेडर के बाहरी सवार उनके करीब आ गए। जॉन ने एक नजर में उनका नाप लिया। 8 सवार, पुरुष और महिला दोनों, फर और उबले हुए चमड़े से सजे हुए, इधर उधर एक हेलमेट या कवच के टुकड़े के साथ। वे भालों और आग से कठोर बर्छों से लैस थे। उनके नेता को छोड़कर एक मांसल गोरा आदमी, पानी भरी आंखों वाला, जो तेज स्टील की एक बड़ी घुमावदार दरांती रखता था। वीपर उसने तुरंत पहचान लिया। काले भाइयों ने इसके बारे में कहानियां सुनाई। रैटल शर्ट एंड हार्मा डॉग्स हेड और ऑल्फिन क्रोकिलर की तरह आगे शायद एक जाना माना लुटेरा था। लॉर्ड ओ बोन्स, वीपर ने उन्हें देखते ही कहा। उसने जॉन और उसके भेड़िए को देखा। तो यह कौन है? एक कौ आया, रैटल शर्ट ने कहा। उसने खोरिन हाफहैंड को मार डाला, लॉन्गस्पियर रेक ने कहा। उसे और उसके भेड़िए को भी, और ओरेल के लिए भी किया, रैटल शर्ट ने कहा। लड़का एक वॉर्ग है या काफी करीब है, रैगवेल ने कहा, बड़ी भलाधारी। उसके भेड़िए ने हाफहैंड के पैर का एक टुकड़ा ले लिया। वीपर की लाल लाल आंखों ने जॉन को फिर से देखा। हाँ, खैर, अब जब मैं करीब से देख रहा हूं तो उसके पास एक भेड़िया जैसा कास्ट है। उसे मेंस के पास ले आओ, हो सकता है कि वह उसे रख ले। उसने अपने घोड़े को घुमाया और सरपट भाग गया। उसके सवार उसके पीछे पीछे थे। जब वे मिल्क वाटर की घाटी को पार कर रहे थे और नदी शिविर के माध्यम से एकल पंक्ति में सवार थे, तब हवा गीली और भारी चल रही थी। घोस्ट जॉन के करीब रहा, लेकिन उसकी गंध उनके आगे एक हेराल्ड की तरह चली गई, और जल्द ही उनके चारों ओर जंगली कुत्ते थे जो गुर्रा रहे थे और भौंक रहे थे। लेनिल ने उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। वे तुम्हारे उस जानवर की बहुत परवाह नहीं करते हैं, लॉन्गस्पियर रेक ने जॉन से कहा। वे कुत्ते हैं और वह एक भेड़िया है, जॉन ने कहा। क्या जानते हैं कि वह उनकी तरह का नहीं है। मैं तुम्हारा नहीं हूं, लेकिन उसे अपना कर्तव्य याद रखना था। वह कार्य जिसे खोरिन हाफहैंड ने उस पर डाला था जब वे उस अंतिम अग्नि को साझा कर रहे थे, टर्न अ क्लोक की भूमिका निभाना, और वह सब कुछ खोजना जो जंगली लोग फ्रॉस्टफैंग्स के ठंडे जंगल में खोज रहे थे। कुछ शक्ति, खोरिन ने इसे ओल्ड बियर के नाम से पुकारा था, लेकिन वह यह जानने से पहले ही मर गया था कि यह क्या था, या क्या मेंस रेडर ने इसे अपनी खुदाई में पाया था। नदी के किनारे किनारे रास्तों, गाड़ियों और स्लेज के बीच में आग जल रही थी। बहुत से जंगली लोगों ने खाल, चमड़े और ऊन के बने टेंट लगा रखे थे। दूसरे लोग कच्चे झोपड़ों में चट्टानों के पीछे छिप गए या अपनी गाड़ियों के नीचे सो गए। एक आग पर जॉन ने एक आदमी को लकड़ी के लंबे भालों की नोक को सख्त करते और उन्हें ढेर में फेंकते देखा। दूसरी तरफ उबले हुए चमड़े में 2 दाढ़ी वाले युवक लाठी से लड़ रहे थे, आग की लपटों पर एक दूसरे पर कूद रहे थे। हर बार जब कोई वार करता तो गुर्राहट होती। 1 दर्जन महिलाएं पास में ही घेरे में बैठी थीं, तीर चला रही थीं। जॉन ने सोचा, मेरे भाइयों के लिए तीर, मेरे पिता के लोगों के लिए विंटरफेल और डीपवुड मोटे, और लास्ट हर्थ के लोगों के लिए तीर, उत्तर के लिए तीर। लेकिन उसने जो कुछ भी देखा वह युद्ध जैसा नहीं था। उसने महिलाओं को नाचते हुए देखा और एक बच्चे को रोते हुए सुना, और एक छोटा लड़का उसके सामने दौड़ा, फर में लिपटा हुआ और खेलने से बेदम। भेड़ और बकरियां आजादी से घूम रही थीं, जबकि बैल घास की तलाश में नदी के किनारे टहल रहे थे। एक कुकफायर से भुने हुए मटन की महक आ रही थी, और दूसरे पर उसने एक सुअर को लकड़ी के थूक पर पलटते देखा। ऊंचे हरे सैनिक पाइन से घिरे एक खुले स्थान में रैटल शर्ट ने घोड़े से उतरकर कहा, हम यहां शिविर लगाएंगे। उसने लेनिल और रैगविले और दूसरों से कहा, घोड़ों को खिलाओ, फिर कुत्तों को, फिर खुद को।
इग्रीड, लॉन्गस्पियर, कौवे को लाओ ताकि मेंस को उसका रूप दिखाई दे। हम उसके बाद उसका पेट काट देंगे। वे बाकी रास्ता चलते रहे। और भी कुकफायर और भी टेंटों के पास से गुजरे। उनके पीछे पीछे घोस्ट भी चल रहा था। जॉन ने कभी इतने सारे जंगली जानवर नहीं देखे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या किसी ने कभी देखे हैं। शिविर अनंत काल तक चलता है, उसने सोचा, लेकिन यह 1 से ज्यादा 100 शिविर हैं और हर एक पिछले से ज्यादा कमजोर है। लंबी लंबी लीगों में फैले जंगली लोगों के पास कोई बचाव नहीं था। कोई गड्ढा या धारदार खूंटे नहीं थे। केवल बाहरी लोगों के छोटे छोटे समूह उनकी परिधि पर गश्त कर रहे थे। प्रत्येक समूह या कबीला या गांव बस वहीं रुक जाता था जहां वे चाहते थे। जैसे ही उन्होंने दूसरों को रुकते देखा या कोई संभावित स्थान पाया। आजाद लोग, अगर उनके भाई उन्हें इस तरह की अव्यवस्था में पकड़ लेते तो उनमें से कई उस आजादी की कीमत अपने जीवन के खून से चुकाते। उनके पास संख्याएं थीं, लेकिन नाइट वॉच में अनुशासन था और युद्ध में अनुशासन 10 में से 9 बार संख्याओं को हरा देता है। उनके पिता ने एक बार उनसे कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि कौन सा तंबू राजा का था। यह उसके द्वारा देखे गए अगले सबसे बड़े तंबू से 3 गुना बड़ा था और वह अंदर से संगीत की आवाज सुन सकता था। कई छोटे तंबुओं की तरह यह भी सिली हुई खाल से बना था, जिस पर अभी भी फर था, लेकिन मेंस रेडर की खाल बर्फीले भालू की झबरा सफेद खाल थी। छोटीदार छत पर एक विशाल एल्क के सींगों का एक बड़ा सेट था, जो पहले पुरुषों के समय में पूरे 7 राज्यों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। यहां कम से कम उन्हें रक्षक मिले। तंबू के फ्लैप पर 2 रक्षक अपने हाथों में गोल चमड़े की ढालों के साथ लंबे भालों पर झुके हुए। जब उन्होंने घोस्ट को देखा तो उनमें से एक ने अपने भाले की नोक को नीचे किया और कहा, वह जानवर यहीं रहता है। घोस्ट, रुको, जॉन ने आदेश दिया। डायरवुल्फ बैठ गया। लॉन्गस्पियर, जानवर को देखो। रैटलशर्ट ने तंबू को खोला और जॉन और इग्रीड को अंदर आने का इशारा किया। तंबू गर्म और धुएं से भरा हुआ था। चारों कोनों में जलती हुई पीठ की टोकरियां रखी हुई थीं। मां में दे रहे थी हुई किरनी जो हवा को मंद लाल रोशनी से भर रही थी। जमीन पर और भी खालें बिछी हुई थीं। जॉन पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अपने काले कपड़ों में वहां खड़ा था। उस टर्नक्लोक की खुशी का इंतजार कर रहा था, जो खुद को दीवार के पार का राजा कहता था। जब उसकी आंखें धुएं के लाल अंधेरे में ढल गईं, तो उसने 6 लोगों को देखा, जिनमें से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक सांवला युवक और एक सुंदर गोरी महिला मीट का एक सींग साझा कर रहे थे। एक गर्भवती महिला एक अंगीठी पर खड़ी होकर मुर्गियों का एक जोड़ा पका रही थी, जबकि एक भूरे बालों वाला आदमी काले और लाल रंग के फटे हुए लबादे में एक तकिए पर क्रॉस लेग्ड बैठा था, वीणा बजा रहा था और गा रहा था। डोर्निशमैन की पत्नी सूरज की तरह गोरी थी और उसके चुंबन वसंत से भी ज्यादा गर्म थे, लेकिन डोर्निशमैन का ब्लेड काले स्टील से बना था और उसका चुंबन एक भयानक चीज थी। जॉन को गाना पता था, हालांकि यहां इसे सुनना अजीब था। दीवार के पार एक झबरा चमड़े के तंबू में, डोर्न के लाल पहाड़ों और गर्म हवाओं से 10,000 लीग दूर, रैटलशर्ट ने अपना पीला हेलमेट उतार दिया, क्योंकि वह गीत के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अपने हड्डी और चमड़े के कवच के नीचे वह एक छोटा आदमी था और विशालकाय खोपड़ी के नीचे का चेहरा साधारण था। एक घुंडीदार ठोड़ी, पतली मूंछें और पीले पिंच किए हुए गाल। उसकी आंखें बंद थीं। एक भौंने उसके माथे पर रेंग रही थी। काले बाल एक तीखी विधवा की छोटी से पीछे की ओर पतले हो रहे थे। डोर्निशमैन की पत्नी नहाते समय गाती थी, एक ऐसी आवाज में जो आड़ू की तरह मीठी थी, लेकिन डोर्निशमैन के ब्लेड का अपना एक गाना था और एक झोंक की तरह तीखी और ठंडी काट थी। अंगीठी के पास उस पास एक छोटा लेकिन बेहद चौड़ा आदमी एक स्टूल पर बैठा था, एक कटार से मुर्गी खा रहा था। गर्म तेल उसकी ठोड़ी से होते हुए उसकी बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी में घुस रहा था। वो बस हाथ था, लेकिन फिर भी वह खुशी से मुस्कुरा रहा था। रून से बनी मोटी सोने की पट्टियों ने उसकी विशाल भुजाओं को बांध रखा था और उसने काले रंग की रिंगमेल की एक भारी शर्ट पहन रखी थी, जो सिर्फ एक मृत रेंजर की ही हो सकती थी। कुछ फीट की दूरी पर एक लंबा दुबला पतला आदमी एक चमड़े की शर्ट पहने खड़ा था, जिस पर कांस्य के तराजू सिल दिए गए थे, और वह एक नक्शे पर भौहें चढ़ाए खड़ा था। चमड़े की म्यान में उसकी पीठ पर लटकी हुई 2 हाथों वाली बड़ी तलवार। वह भाले की तरह सीधा था, पूरी तरह से लंबी
तनी हुई मांसपेशियां, साफ सुथरा, गंजा, मजबूत सीधी नाक और गहरी भूरी आंखें। अगर उसके कान होते तो वह और भी सुंदर होता, लेकिन उसने रास्ते में दोनों खो दिए, चाहे ठंड लगने से या किसी दुश्मन के चाकू से। जॉन नहीं बता सकता था। उनके न होने से आदमी का सिर संकीर्ण और नुकीला लगता था। सफेद दाढ़ी वाला आदमी और गंजा आदमी दोनों ही योद्धा थे। यह जॉन को एक नजर में ही स्पष्ट हो गया था। ये दोनों रैटल शर्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि मेन्स रेडर कौन था। जब वह चारों ओर अंधेरे में जमीन पर लेटा था और उसकी जीभ पर उसके खून का स्वाद था, उसके भाई उसके पास घुटनों के बल बैठे और उसके लिए प्रार्थना की, और वह मुस्कुराया और हंसा और उसने गाया, भाइयों, ओह भाइयों, मेरे दिन यहां समाप्त हो गए हैं। डोर्निशमैन ने मेरी जान ले ली है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सभी पुरुषों को मरना ही है, और मैंने डोर्निशमैन की पत्नी का स्वाद चख लिया है। जब द डोर्निशमैन्स वाइफ के अंतिम स्वर फीके पड़े, गंजे कानहीन आदमी ने अपने नक्शे से ऊपर देखा और रैटल शर्ट और यग्रीड को, जिनके बीच में जॉन था, क्रूरता से घूरा। यह क्या है? उसने कहा। एक कौआ? काले कमीने ने ओरेल को मार डाला, रैटल शर्ट ने कहा, और एक खूनी वॉर्क भी। तुम्हें उन सभी को मार देना था। हाफ हैंड मेरा होना चाहिए था। क्या तुम्हारा कोई नाम है, कौआ? जॉन स्नो, योर ग्रेस। उसने सोचा कि क्या उससे भी घुटने टेकने की उम्मीद की जा रही थी। योर ग्रेस? बिना कान वाले आदमी ने बड़ी सफेद दाढ़ी वाले को देखा, वह मुझे राजा समझता है। दाढ़ी वाला आदमी इतनी जोर से हंसा कि उसने चिकन के टुकड़े हर जगह फैला दिए। उसने अपने मुंह से ग्रीस को अपने बड़े हाथ के पिछले हिस्से से रगड़ा। एक अंधा लड़का, चोना यहां नगस आता लड़का होना चाहिए। बिना कान वाले राजा के बारे में किसने सुना है? क्यों उसका मुकुट सीधे उसकी गर्दन पर गिरेगा? हर उसने जॉन को देखकर मुस्कुराया, अपनी उंगलियों को अपनी पतलून पर साफ करते हुए। अपनी चोंच बंद करो कौआ, अपने आप को घुमाओ, शायद तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम्हें मिल जाए। जॉन मुड़ा, गायक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं मेन्स रेडर हूं, उसने वीणा को एक तरफ रखते हुए कहा, और तुम नेड स्टार्क के कमीने हो, विंटरफेल के स्नो। स्तब्ध जॉन एक पल के लिए अवाक खड़ा रहा, फिर वह इतना होश में आया कि कह सका, तुम्हें कैसे पता चला? यह कहानी बाद में सुनाई जाएगी। मेन्स रेडर ने कहा। तुम्हें गाना कैसा लगा बेटा? ठीक है, मैंने इसे पहले भी सुना है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सभी लोगों को मरना ही है। दीवार के उस पार के राजा ने हल्के से कहा, और मैंने डोर्निशमैन की पत्नी का स्वाद चखा है। मुझे बताओ, क्या मेरे हड्डियों के भगवान सच बोलते हैं? क्या तुमने मेरे पुराने दोस्त हाफ हैंड को मार डाला? मैंने मारा, हालांकि यह मेरे से ज्यादा उसका काम था। शैडो टॉवर फिर कभी इतना डरावना नहीं लगेगा, राजा ने अपनी आवाज में उदासी के साथ कहा। खोरिन मेरा दुश्मन था, लेकिन कभी मेरा भाई भी था। तो क्या मैं उसे मारने के लिए तुम्हें धन्यवाद दूं जॉन स्नो, या तुम्हें शाप दूं? उसने जॉन को एक मजाकिया मुस्कान दी। दीवार के उस पार का राजा बिल्कुल भी राजा जैसा नहीं दिखता था, न ही वह जंगली था। वह मध्यम कद का, दुबला पतला, तीखे चेहरे वाला, चतुर भूरी आंखों वाला और लंबे भूरे बाल वाला था, जो लगभग सफेद हो चुके थे। उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं था, उसकी बाजुओं में सोने की अंगूठियां नहीं थीं, गले में कोई गहना नहीं था, यहां तक कि चांदी की एक चमक भी नहीं थी। वह ऊन और चमड़े का कपड़ा पहनता था, और उसका एकमात्र ध्यान देने योग्य वस्त्र उसका फटा हुआ काला ऊनी लबादा था, जिसके लंबे फटे हुए भाग पर फीके लाल रेशम के पैच लगे थे। तुम्हें अपने दुश्मन को मारने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, जॉन ने अंत में कहा, और अपने दोस्त को मारने के लिए मुझे शाप देना चाहिए। हर सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने गरज कर कहा। अच्छा जवाब दिया। सहमत। मेन्स रेडर ने जॉन को अपने पास बुलाया। यदि तुम हमारे साथ आओगे तो तुम हमें बेहतर तरीके से जान पाओगे। तुमने जिस आदमी को मेरे लिए चुना है वह स्टायर थेन का मैग्नार, यहाँ हमारा क्रूर चिकन खाने वाला मेरा वफादार टॉर्मंड है। वह महिला टॉर्मंड अपने पैरों पर खड़ा हुआ। रुको, तुमने स्टायर को उसका स्टाइल दिया, मुझे मेरा दो। मेन्स रेडर हंसा। जैसी तुम्हारी इच्छा। जॉन स्नो, तुम्हारे सामने टॉर्मंड जायंट्समैन खड़ा है। लंबी चौड़ी बात करने वाला, हॉर्न बजाने वाला और बर्फ तोड़ने वाला। और यहाँ भी टॉर्मंड थंडरफिस्ट, भालुओं का पति, रूडी हॉल का मीट किंग, देवताओं का वक्ता और मेजबानों का पिता।
ये मेरे जैसा लगता है, टॉर्मंड ने कहा। अच्छी मुलाकात हुई जॉन स्नो। मुझे वॉर्ग्स पसंद हैं, जैसा कि होता है, हालांकि स्टार्क्स नहीं। ब्रेजियर पर अच्छी महिला, मेंस रेडर ने कहा। दल्ला है, गर्भवती महिला शर्माते हुए मुस्कुराई। और वेल, कोई आदमी नहीं है, सफेद दाढ़ी वाले टॉर्मंड ने नाक सिकोड़ी। तुम्हें अब तक इस पर ध्यान देना चाहिए था बेटा। तो तुम यहां हो जॉन स्नो, मेंस रेडर ने कहा। दीवार के पार का राजा और उसका दरबार जैसा कि यह है। और अब तुम्हारे कुछ शब्द, मुझे लगता है। तुम कहां से आए हो? विंटरफेल, उसने कहा, कैसल ब्लैक के रास्ते से। और तुम मिल्क वाटर तक क्यों आए हो, घर की आग से इतनी दूर? उसने जॉन के जवाब का इंतजार नहीं किया, लेकिन तुरंत रैटल शर्ट की ओर देखा। वे कितने थे? 5। 3 मर चुके हैं और लड़का यहां है। दूसरा पहाड़ की ओर चला गया, जहां कोई घोड़ा नहीं जा सकता था। रेडर की आंखें फिर से जॉन से मिली। क्या तुम 5 ही थे, या तुम्हारे और भाई भी इधर उधर घूम रहे हैं? हम 4 थे और हाफ हैंड। खोरिन 20 आम आदमियों के बराबर था। दीवार के पार का राजा यह सुनकर मुस्कुराया। कुछ लोगों ने ऐसा ही सोचा। फिर भी शैडो टॉवर के रेंजरों के साथ कैसल ब्लैक का एक लड़का, ऐसा कैसे हुआ? जॉन के पास झूठ बोलने के लिए सब कुछ तैयार था। लॉर्ड कमांडर ने मुझे सीजनिंग के लिए हाफ हैंड के पास भेजा था, इसलिए वह मुझे अपने रेंजिंग पर ले गया। स्टायर द मैग्नर ने इस पर भौहें सिकोड़ी। रेंजिंग, आप इसे कहते हैं? कौवे स्किर्लिंग दर्रे पर क्यों आते हैं? गांव खाली हो गए थे, जॉन ने सच्चाई से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे सभी आजाद लोग गायब हो गए हों। गायब हो गए, हाँ, मेंस रेडर ने कहा। और सिर्फ आजाद लोग ही नहीं। तुम्हें किसने बताया कि हम कहां थे, जॉन स्नो? टॉर्मंड ने नाक भौं सिकोड़ी। यह क्रेस्टर था, या मैं एक शर्मीली नौकरानी हूं? मैंने तुमसे कहा था मेन, उस प्राणी को एक सिर से छोटा होना चाहिए। राजा ने बूढ़े आदमी को चिढ़ा हुआ रूप दिया। टॉर्मंड, किसी दिन बोलने से पहले सोचने की कोशिश करो। मुझे पता है कि यह क्रेस्टर था। मैंने जॉन से पूछा कि क्या वह इसे सच बताएगा। हर, टॉर्मंड ने थूका। ठीक है, मैंने उसमें कदम रखा, उसने जॉन को मुस्कुराते हुए कहा। देखो लड़के, इसीलिए वह राजा है और मैं नहीं। मैं उसे हरा सकता हूं, उससे लड़ सकता हूं और उससे ज्यादा गा सकता हूं, और मेरा लिंग उसके आकार का 3 गुना है। लेकिन मैं चालाक है। वह एक कौवा था, तुम जानते हो, और कौवा एक चालाक पक्षी है। मैं लड़के से अकेले में बात करूंगा। मेरे हड्डियों के भगवान, मैं किसी भी हॉल में नहीं खाता जहां मेरा स्वागत न हो। टॉर्मंड अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं और मुर्गियां जा रहे हैं। उसने अंगीठी से एक और मुर्गी छीनी, उसे अपने लबादे के अस्तर में सिली हुई जेब में ठूंस दिया। हर कहा और उंगलियां चाटते हुए चला गया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे बाहर चले गए, सिवाय महिला दल्ला के। बैठो अगर तुम चाहो, रेडर ने जब वे चले गए तो कहा। क्या तुम्हें भूख लगी है? टॉर्मंड ने हमारे लिए कम से कम 2 पक्षी छोड़े हैं। मुझे खाने में खुशी होगी महाराज, और धन्यवाद। महाराज, राजा मुस्कुराया। यह एक ऐसी शैली नहीं है जो अक्सर स्वतंत्र लोगों के होठों से सुनी जाती है। मैं ज्यादातर लोगों के लिए मेंस हूं, कुछ लोगों के लिए मेंस। क्या तुम मीट का एक सींग लोगे? खुशी से, जॉन ने कहा। राजा ने खुद को डाला, जबकि दल्ला ने अच्छी तरह से कुरकुरी मुर्गियों को काटा और उनमें से प्रत्येक को आधा लाया। जॉन ने अपने दस्ताने उतारे और हड्डियों से मांस के हर निवाले को चूसते हुए अपनी उंगलियों से खाया। टॉर्मंड ने सच कहा, मेंस रेडर ने रोटी के एक टुकड़े को चीरते हुए कहा। काला कौआ एक चालाक पक्षी है, ऐसा बहुत, लेकिन मैं तब कौआ था जब तुम डल्ला के पेट में पल रहे बच्चे से भी बड़े नहीं थे, जॉन स्नो। इसलिए ध्यान रखना कि मेरे साथ चालाकी मत करना। जैसा तुम कहो, तुम्हारा मेंस। राजा हंसा। तुम्हारा मेंस? क्यों नहीं? मैंने तुमसे पहले एक कहानी सुनाने का वादा किया था कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूं। क्या तुमने अभी तक इसका रहस्य सुलझाया है? जॉन ने अपना सिर हिलाया। क्या रैटल शर्ट ने पहले ही खबर भेज दी थी? पंख से? हमारे पास कोई प्रशिक्षित कौवा नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा पहचानता था। मैंने इसे पहले भी देखा है, 2 बार। पहले तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही जॉन ने इसे अपने दिमाग में घुमाया, भोर हो गई। जब तुम वॉच के भाई थे। बहुत अच्छा। हाँ, वो पहली बार था। तुम सिर्फ एक लड़के थे और मैं पूरी तरह से काले कपड़े पहने था। पुराने लॉर्ड कमांडर कॉर्गाइल के साथ एक दर्जन घुड़सवारों में से एक, जब वह विंटरफेल में तुम्हारे पिता से मिलने आए थे।
मैं यार्ड के चारों ओर दीवार पर चल रहा था जब मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई रॉब के पास आया। पिछली रात बर्फबारी हुई थी और तुम दोनों ने गेट के ऊपर एक बड़ा पहाड़ बना लिया था और किसी के नीचे से गुजरने का इंतजार कर रहे थे। मुझे याद है, जॉन ने चौंक कर हंसते हुए कहा। दीवार पर एक युवा काला भाई। हाँ, तुमने न बताने की कसम खाई थी और अपनी कसम निभाई। कम से कम उस एक ने तो। हमने फैट टॉम पर बर्फ फेंकी। वह पिता का सबसे धीमा रक्षक था, लेकिन तुमने कहा कि तुमने मुझे 2 बार देखा। दूसरी बार कब? जब राजा रॉबर्ट तुम्हारे पिता को हाथ बनाने के लिए विंटरफेल आए थे। दीवार के पार के राजा ने हल्के से कहा। जॉन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा था, जब तुम्हारे पिता को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दीवार पर अपने भाई बेंजेन को संदेश भेजा ताकि वह दावत के लिए नीचे आ सके। काले भाइयों और मुक्त लोगों के बीच जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा व्यापार है, और जल्द ही यह बात मेरे कानों तक भी पहुंच गई। यह एक बहुत ही बढ़िया मौका था जिसे मैं टाल नहीं सकता था। तुम्हारे चाचा मुझे देखकर नहीं पहचानते थे, इसलिए मुझे उस तरफ से कोई डर नहीं था, और मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे पिता को एक युवा कौवे को याद करने की जरूरत होगी, पुष्य तो जिससे वे कुछ साल पहले मिले थे। मैं इस रॉबर्ट को अपनी आंखों से देखना चाहता था, राजा से राजा, और तुम्हारे चाचा बेंजेन को भी मापना चाहता था। वह तब तक फर्स्ट रेंजर बन चुका था और मेरे सभी लोगों के लिए अभिशाप बन चुका था। इसलिए मैंने अपने सबसे तेज घोड़े पर काठी लगाई और सवार हो गया। लेकिन जॉन ने आपत्ति जताई। दीवार सेना को रोक सकती है, लेकिन अकेले आदमी को नहीं। मैंने एक वीणा और चांदी का एक थैला लिया, लॉन्ग बैरो के पास बर्फ पर चढ़ गया। न्यू गिफ्ट के दक्षिण में कुछ लीग चला और एक घोड़ा खरीदा। कुल मिलाकर मैंने रॉबर्ट की तुलना में बहुत बेहतर समय बिताया, जो अपनी रानी को आराम से रखने के लिए एक भारी भरकम व्हील हाउस के साथ यात्रा कर रहा था। विंटरफेल के दक्षिण में एक दिन मैं उसके पास आया और उसकी कंपनी में शामिल हो गया। फ्री राइडर्स और हेज नाइट्स हमेशा राजा के साथ सेवा पाने की उम्मीद में शाही जुलूसों में शामिल होते हैं। अब देते हैं, और मेरे वीणा ने मुझे आसानी से स्वीकृति दिलाई। वह हंसा। मैं दीवार के उत्तर या दक्षिण में अब तक बने हर अश्लील गीत को जानता हूं, तो आप यहां हैं। जिस रात आपके पिता ने रॉबर्ट को दावत दी, मैं उनके हॉल के पीछे बेंच पर दूसरे फ्री राइडर्स के साथ बैठा था। उस ओल्ड टाउन के ऑरलैंड को हाई हार्प बजाते हुए और समुद्र के नीचे मृत राजाओं के बारे में गाते हुए सुन रहा था। मैंने आपके भगवान पिता के मांस और मीट का आनंद लिया, किंग्सलेयर और इम्प को देखा, और लॉर्ड एडार्ड के बच्चों और उनके पीछे भागने वाले भेड़ियों के बच्चों पर ध्यान दिया। बेल द बार्ड, जॉन ने कहा, उस कहानी को याद करते हुए जो यग्रीट ने उसे फ्रॉस्ट फैंग्स में सुनाई थी, जिस रात उसने उसे लगभग मार डाला था। काश मैं होता। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि बेल के कारनामे ने मुझे प्रेरित किया, लेकिन मैंने आपकी बहनों में से किसी को भी नहीं चुराया, जो मुझे याद है। बेल ने अपने गीत लिखे और उन्हें जिया। मैं केवल वही गीत गाता हूं जो बेहतर लोगों ने बनाए हैं। और मीड? नहीं मातम, जॉन ने कहा। अगर तुम्हें खोज लिया जाता, ले जाया जाता, तुम्हारे पिता ने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया होता। राजा ने कंधे उचकाए। हालांकि एक बार मैंने उनके बोर्ड पर खाना खाया था, लेकिन अतिथि होने के नाते मैं सुरक्षित था। आतिथ्य के नियम पहले लोगों जितने पुराने हैं और हृदय वृक्ष जितने पवित्र हैं। उसने उनके बीच बोर्ड, टूटी हुई रोटी और चिकन की हड्डियों की ओर इशारा किया। यहां तुम अतिथि हो और मेरे हाथों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित हो, कम से कम इस रात तो मुझे सच सच बताओ, जॉन स्नो, क्या तुम डर के मारे अपना लबादा ओढ़ने वाले एक कायर हो, या कोई और कारण है जो तुम्हें मेरे तंबू में ले आया है? अतिथि होने का अधिकार हो या न हो, जॉन स्नो जानता था कि वह यहां सड़ी हुई बर्फ पर चल रहा था। एक गलत कदम और वह भाग गया। वह पानी में कूद पड़ा, इतना ठंडा कि उसका दिल रुक जाए। बोलने से पहले हर शब्द का वजन करो, उसने खुद से कहा। जवाब देने के लिए समय खरीदने के लिए उसने मधु का एक लंबा घूंट लिया। जब उसने हॉर्न एक तरफ रखा तो उसने कहा, मुझे बताओ तुमने अपना लबादा क्यों घुमाया, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपना क्यों घुमाया। मेंस रेडर मुस्कुराया, जैसे कि जॉन को उम्मीद थी कि वह करेगा। राजा स्पष्ट रूप से एक आदमी था जिसे अपनी आवाज की ध्वनि पसंद थी। आपने मेरे परित्याग की कहानियां सुनी होंगी, मुझे कोई संदेह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक मुकुट के लिए था, कुछ कहते हैं कि एक महिला के लिए, अन्य कहते हैं कि आपके पास जंगली खून था,
जंगली खून पहले पुरुषों का खून है, वही खून जो स्टार्क्स की नसों में बहता है। मेरी महिला निर्दोष है। मैं तुम्हारे पिता के महल से लौटते समय उससे मिला था। हाफ हैंड पुरानी ओक की लकड़ी से बना था, लेकिन मैं मांस से बना हूं और मुझे महिलाओं के आकर्षण का बड़ा शौक है, जो मुझे वॉच के 3/4 हिस्से से अलग नहीं बनाता है। अभी भी काले कपड़े पहने हुए पुरुष हैं जिन्होंने इस गरीब राजा की तुलना में 10 गुना अधिक महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। आपको फिर से अनुमान लगाना होगा, जॉन स्नो। जॉन ने एक पल सोचा। हाफ हैंड ने कहा कि आपको जंगली संगीत का शौक है। मुझे है। यह निशाने के करीब है, हाँ, लेकिन हिट नहीं। मेंस रडर उठे, अपने लबादे को पकड़ने वाले क्लैस्प को खोला और उसे बेंच पर सरका दिया। यह इसके लिए था, एक दिन हम एक बढ़िया बड़ा एल्क लेकर आए। हम उसकी खाल उतार रहे थे। तभी खून की गंध से एक छाया बिल्ली अपनी मान से बाहर आई। मैंने उसे भगा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह मेरे लबादे को चीर कर रख देती। क्या तुम देख रहे हो? यहाँ वह हंसा। उसने मेरे हाथ और पीठ को भी चीर दिया और मेरा खून एल्क से भी ज्यादा बह गया। मेरे भाइयों को डर था कि मैं शैडो टावर में मास्टर मुलिन के पास वापस जाने से पहले ही मर सकता हूं। इसलिए वे मुझे एक जंगली गांव में ले गए जहां हम जानते थे कि एक बूढ़ी बुद्धिमान महिला ने कुछ उपचार किया था। वह मर चुकी थी, जैसा कि हुआ, लेकिन उसकी बेटी ने मेरी देखभाल की, मेरे घावों को साफ किया, मुझे सिल दिया और मुझे दलिया और औषधि खिलाई, जब तक कि मैं फिर से सवारी करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गया। और उसने मेरे लबादे के फटे हुए हिस्सों को भी सिल दिया, कुछ लाल रेशम से जो अशाई से उसकी दादी ने जमे हुए तट पर बहकर आए एक कोक के मलबे से निकाला था। यह उसके पास सबसे बड़ा खजाना था और उसने मुझे उपहार दिया। उसने लबादा अपने कंधों पर वापस सरका लिया, लेकिन शैडो मुझे दुकानों से एक नया ऊनी लबादा दिया गया, काला और काले रंग से ट्रिम किया हुआ, जो मेरे काले पतलून और काले जूते, मेरे काले डबलट और ब्लैकमेल के साथ मेल खाता था। नए लबादे में कोई खरोंच, फटन या घाव नहीं था और सबसे बढ़कर कोई लाल नहीं। नाइट वॉच के लोग काले कपड़े पहने थे। सर डेनिस मैलिस्टर ने मुझे हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सख्ती से याद दिलाया, जैसे कि मैं भूल गया था। मेरा पुराना लबादा अब जलाने के लायक था। उन्होंने कहा। मैं अगली सुबह निकल गया एक ऐसी जगह के लिए जहां चुंबन एक अपराध नहीं था। उसने क्लास बंद किया और फिर से बैठ गया। और तुम, जॉन स्नो? जॉन ने मीट का एक और घूंट लिया। केवल एक ही कहानी है जिस पर वह विश्वास कर सकता है। तुम कहते हो कि तुम विंटरफेल में थे जिस रात मेरे पिता ने राजा रॉबर्ट को दावत दी थी। मैंने यह कहा था क्योंकि मैं था। फिर तुमने हम सभी को देखा, प्रिंस जोफ्रे और प्रिंस टॉमन, प्रिंसेस मेडिसेला, मेरे भाई रॉब और ब्रैन और रिकॉन, मेरी बहनें आर्य और सांसा। तुमने उन्हें हर किसी की नजरों के साथ केंद्र के गलियारे में चलते देखा और मंच के ठीक नीचे की मेज पर अपनी सीटें लेते देखा जहां राजा और रानी बैठे थे। मुझे याद है। और क्या तुमने देखा कि मैं कहां बैठा था? मेंस। वह आगे झुका। क्या तुमने देखा कि उन्होंने कमीने को कहां रखा? मेंस रेडर ने जॉन के चेहरे को एक लंबे क्षण तक देखा। मुझे लगता है कि हमें आपके लिए एक नया लबादा ढूंढना चाहिए, राजा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। डेनेरिस शांत नीले पानी के पार ड्रम की धीमी स्थिर धड़कन और नावों से पतवारों की नरम आवाज आ रही थी। उनके पीछे बड़ा कोक कराह रहा था। भारी लाइनें बीच में तनी हुई थी। बेलेरियन के पाल लटके हुए थे, मस्तूलों से उदास होकर लटक रहे थे। फिर भी जब वह अपने ड्रैगन को बादल रहित नीले आकाश में एक दूसरे का पीछा करते हुए देख रही थी, तो डेनेरिस टारगेरियन जितनी खुश हो सकती थी उतनी खुश थी। उसके डोथराकी ने समुद्र को जहरीला पानी कहा। किसी भी ऐसे तरल पर भरोसा नहीं किया जिसे उनके घोड़े नहीं पी सकते थे। जिस दिन तीनों जहाजों ने क्वार्थ में लंगर उठाया था, आपको लगता होगा कि वे पेंटोस के बजाय नरक की ओर जा रहे थे। उसके बहादुर युवा रक्त सवारों ने बड़ी सफेद आंखों से घटते तट को देखा था। तीनों में से प्रत्येक ने दिखाने का दृढ़ निश्चय किया था, बाकी दो के सामने उसे कोई डर नहीं था। जबकि उसकी दासियां ईरी और झिकी ने रेलिंग को बुरी तरह पकड़ रखा था और हर छोटी सी लहर पर उबकाई ले रही थी। डेनी के बाकी छोटे खालसर डेक के नीचे रहे,
उन्होंने जहाजों के आसपास की डरावनी भूमिहीन दुनिया की बजाय अपने घबराए हुए घोड़ों की संगति पसंद की। जब यात्रा के छठे दिन अचानक एक तूफान ने उन्हें घेर लिया तो उसने उन्हें हैज के माध्यम से सुना। घोड़े लात मार रहे थे और चीख रहे थे। सवार हर बार जब बेलेरियन हिलता था तो पतली कांपती आवाज में प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि कोई तूफान डेनी को डरा नहीं सका। डेनेरिस स्टॉर्मबोर्न उसे कहा जाता था क्योंकि वह दूर ड्रैगन स्टोन पर दुनिया में चिल्लाती हुई आई थी। संकरा समुद्र अक्सर तूफानी होता था और डैनी ने एक लड़की के रूप में इससे आधा 100 बार पार किया था, एक स्वतंत्र शहर से दूसरे तक भागते हुए। उसूर पर के किराए के चाकुओं से आधा कदम आगे। उसे समुद्र बहुत पसंद था। उसे हवा की तीखी नमकीन गंध और ऊपर नीले आसमान की तिजोरी से घिरे क्षितिज की विशालता पसंद थी। इससे उसे छोटा लेकिन स्वतंत्र महसूस होता था। उसे डॉल्फिन पसंद थी जो कभी कभी बेलेरियन के बगल में तैरती थी, चांदी के भालों की तरह लहरों को चीरती हुई, और उड़ती हुई मछलियां जो उन्हें कभी कभी दिखाई देती थीं। उसे नाविक भी पसंद थे, उनके सभी गाने और कहानियां। एक बार ब्रावोस की यात्रा पर जब उसने चालक दल को एक बढ़ती हुई आंधी में एक बड़े हरे पाल से जूझते हुए देखा तो उसने सोचा कि नाविक होना कितना बढ़िया होगा। लेकिन जब उसने अपने भाई को बताया तो विसेरीज ने उसके बालों को तब तक घुमाया जब तक वह रो नहीं पड़ी। तुम ड्रैगन का खून हो, उसने उस पर चिल्लाया था। एक ड्रैगन कोई बदबूदार मछली नहीं। वह इस बारे में मूर्ख था और बहुत कुछ। डेनी ने सोचा अगर वह समझदार और अधिक धैर्यवान होता तो वह पश्चिम की ओर नौकायन करके सिंहासन लेता जो उसके अधिकार में था। विसेरीज मूर्ख और दुष्ट था, उसे एहसास हो गया था। फिर भी कभी कभी उसे उसकी याद आती थी। वह क्रूर कमजोर आदमी नहीं था जो अंत में बन गया था, बल्कि वह भाई जिसने कभी कभी उसे अपने बिस्तर में घुसने दिया था। वह लड़का जिसने उसे 7 राज्यों की कहानियां सुनाई थी और बात की थी कि एक बार जब वह अपना ताज हासिल कर लेगा तो उनका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। कप्तान उसकी कोहनी पर दिखाई दिया। काश यह बेलेरियन अपने नाम की तरह ही उड़ान भर पाती, महामहिम, उसने पेंटोस के उच्चारण के साथ भारी मात्रा में वैलरियन में कहा। फिर हमें नाव चलाने, खींचने या हवा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी। बस कप्तान, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उस आदमी को जीतने की खुशी में। कप्तान ग्रोलियो अपने मालिक इलिरियो मोपाटिस की तरह एक बूढ़ा पेंटोशी था और वह अपने जहाज पर 3 ड्रैगन ले जाने के बारे में एक युवती की तरह घबराया हुआ था। आग लगने की स्थिति में गनवेल्स से अभी भी आधा 100 बाल्टी समुद्री पानी लटका हुआ था। पहले ग्रोलियो चाहता था कि ड्रैगन पिंजरे में बंद हो और डैनी ने उसके डर को कम करने के लिए सहमति दी थी, लेकिन उनका दुख इतना स्पष्ट था कि उसने जल्द ही अपना विचार बदल दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अब कप्तान ग्रोलियो भी इससे खुश थे। एक छोटी सी आग लगी थी, यानी थी, जिसे आसानी से बुझाया जा सकता था। इसके विपरीत बेलेरियन में अचानक बहुत कम चूहे लग रहे थे, जितना पहले थे जब वह सेजुलियन नाम से रवाना हुई थी। और उसका दल, जो कभी जितना जिज्ञासु था उतना ही भयभीत भी था, अब अपने ड्रैगन पर अजीब तरह से गर्व करने लगा था। उनमें से हर आदमी, कप्तान से लेकर रसोइये के लड़के तक, तीनों को उड़ते हुए देखना पसंद करता था। हालांकि डेनी को सबसे ज्यादा। वे मेरे बच्चे हैं, उसने खुद से कहा, और अगर मागी सच में बोलती है तो वे एकमात्र बच्चे हैं जो मुझे कभी भी पसंद आएंगे। विसेरियन के शल्क ताजी क्रीम के रंग के थे। उसके सींग, पंख की हड्डियां और रीढ़ की हड्डी गहरे सुनहरे रंग की थी जो धूप में धातु की तरह चमकती थी। रेगल गर्मियों के हरे और पतझड़ के कांस्य से बना था। वे जहाजों के ऊपर चौड़े घेरे में उड़ते थे। उस टाइम थे ऊंचे और ऊंचे, प्रत्येक दूसरे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन हमेशा ऊपर से हमला करना पसंद करते हैं, डेनी ने सीखा था। अगर कोई दूसरे और सूरज के बीच में आ जाता तो वह अपने पंखों को मोड़ लेता और चीखते हुए गोता लगाता, और वे एक उलझी हुई शल्कदार गेंद में एक साथ बंद होकर आसमान से गिरते, जबड़े फड़फड़ाते और दुम फड़फड़ाते। पहली बार जब उन्होंने ऐसा किया था तो उसे डर था कि वे एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं, लेकिन यह केवल खेल था। जैसे ही वे समुद्र में कूदते, वे टूट जाते और फिर से ऊपर उठते, चीखते और फुफकारते। खारे पानी की भाप उनके ऊपर से निकल रही थी और उनके पंख हवा में पंजे मार रहे थे। ड्रोगन भी ऊपर था, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा था। वह शिकार करते हुए मीलों आगे या मीलों पीछे होगा।
वह 100 हमेशा भूखा रहता था, उसका ड्रोगन, भूखा और तेजी से बढ़ता हुआ। एक और साल या शायद 2 साल और वह सवारी करने के लिए पर्याप्त बड़ा हो सकता है। तब मुझे महान खारे समुद्र को पार करने के लिए जहाजों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वह समय अभी नहीं आया था। रेगल और विसेरियन छोटे कुत्तों के आकार के थे, ड्रोगन केवल थोड़ा बड़ा था और कोई भी कुत्ता उनसे भारी होता। वे सभी पंख, गर्दन और पूंछ थे, जितना वे दिखते थे उससे हल्के, और इसलिए डेनरीस टारगेरियन को अपने घर को ले जाने के लिए लकड़ी, हवा और कैनवास पर निर्भर रहना पड़ा। लकड़ी और कैनवास ने अब तक उसकी काफी मदद की थी, लेकिन अस्थिर हवा ने विश्वासघात किया था। 6 दिन और 6 रातों तक वे शांत रहे थे और अब 7वां दिन आ गया था और अभी भी उनके पालों को भरने के लिए हवा का एक झोंका नहीं था। सौभाग्य से मैजिस्टर इलीरियो ने उसके पीछे जो 2 जहाज भेजे थे वे व्यापारिक गैली थे, जिनमें से प्रत्येक में 200 चप्पू थे और उन्हें चलाने के लिए मजबूत हथियारों से लैस नाविकों का दल था। लेकिन बड़ा कोक बेलेरियन एक अलग ही धुन का गीत था। एक भारी भरकम चौड़ी बीएम वाला जहाज जिसमें बहुत बड़ी पकड़ और बड़े पाल थे, लेकिन शांत होने पर असहाय। विहागर और मेरेक्स ने उसे खींचने के लिए रस्सियां छोड़ी थी, छोड़ी थी, लेकिन यह दर्दनाक रूप से धीमी गति से चल रहा था। तीनों जहाज भीड़-भाड़ वाले थे और भारी लदे हुए थे। मैं ड्रोगन को नहीं देख सकता, सर जोरा मोरमोंट ने कहा जब वह फोरकास्टल पर उसके साथ शामिल हुआ। क्या वह फिर से खो गया है? हम ही खो गए हैं सर। ड्रोगन को इस गीले रेंगने का कोई स्वाद नहीं है जितना मुझे है। अन्य 2 की तुलना में अधिक साहसी, उसका काला ड्रैगन पानी के ऊपर अपने पंखों को आजमाने वाला पहला व्यक्ति था। जहाज से जहाज पर फड़फड़ाने वाला पहला व्यक्ति, गुजरते बादल में खुद को खोने वाला पहला व्यक्ति और सबसे पहले मारने वाला। उड़ती हुई मछलियां जैसे ही पानी की सतह से बाहर निकली, वैसे ही उन्हें आग की लपटों ने घेर लिया, उन्हें छीन लिया और निगल लिया। वह कितना बड़ा हो जाएगा? डैनी ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप जानते हैं, 7 राज्यों में ऐसे ड्रैगन की कहानियां हैं जो इतने बड़े हो गए कि वे समुद्र से विशाल क्रैकन को उखाड़ सकते थे। डैनी हंसी। यह देखने के लिए एक अद्भुत दृश्य होगा। यह केवल एक कहानी है खलीसी, उसके निर्वासित शूरवीर ने कहा। वे 1000 साल तक जीने वाले बुद्धिमान बूढ़े ड्रैगन के बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, एक ड्रैगन कितने समय तक जीवित रहता है? उसने ऊपर देखा क्योंकि विजेरियन जहाज पर नीचे झपटा। उसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे और कमजोर पालों को हिला रहे थे। सरजोरा ने कंधे उचका दिए। एक ड्रैगन की प्राकृतिक आयु मनुष्य की आयु से कई गुना अधिक होती है, या ऐसा हमें गीतों में विश्वास दिलाया जाता है। लेकिन 7 राज्यों के लिए सबसे अच्छे ड्रैगन हाउस टारगेरियन के थे। उन्हें युद्ध के लिए पाला गया था और युद्ध में वे मारे गए। ड्रैगन को मारना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह किया जा सकता है। स्क्वायर व्हाइटबर्ड एक दुबले हाथ से अपने लंबे लकड़ी के डंडे को मोड़कर फिगरहेड के पास खड़ा था। उनकी ओर मुड़ा और कहा, जब जेहरीज द कॉन्सिलेटर के शासनकाल के दौरान बेलेरियन द ब्लैक ड्रेड की मृत्यु हुई, तब वह 200 साल का था। वह इतना बड़ा था कि वह एक औरोज को पूरा निगल सकता था। ड्रैगन का बढ़ना कभी बंद नहीं होता महामहिम, जब तक उसके पास भोजन और स्वतंत्रता है। उसका नाम अरस्टन था, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेलवास ने उसकी पीली मूंछों के कारण उसका नाम व्हाइटबर्ड रखा था। और अब ज्यादातर लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। वह सरजोरा से लंबा था, हालांकि उतना मांसल नहीं था। उसकी आंखें हल्के नीले रंग की थीं। उसकी लंबी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद और रेशम की तरह महीन थी। स्वतंत्रता? डैनी ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? किंग्स लैंडिंग में आपके पूर्वजों ने अपने ड्रैगन के लिए एक विशाल गुंबददार महल बनाया था। इसे ड्रैगन पिट कहा जाता है। यह अभी भी रेनीस की पहाड़ी के ऊपर खड़ा है। हालांकि अब यह पूरी तरह खंडहर हो चुका है। यहीं पर पुराने दिनों में शाही ड्रैगन रहा करते थे, और यह एक गुफा जैसा आवास था जिसमें लोहे के दरवाजे इतने चौड़े थे कि 30 शूरवीर एक साथ उनमें से गुजर सकते थे। फिर भी यह देखा गया कि अगर दीवारें हमें छोटा रख सकती तो किसान सभी छोटे होते और राजा दैत्यों जितने बड़े होते, जोरा ने कहा। मैंने झोपड़ियों में पैदा हुए विशाल पुरुषों और महलों में रहने वाले बौनों को देखा है। पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, व्हाइटबर्ड ने उत्तर दिया। ड्रैगन तो ड्रैगन ही होते हैं। सरजोरा ने अपनी घृणा व्यक्त की। कितना गहरा। निर्वासित शूरवीर को बूढ़े आदमी से कोई प्यार नहीं था। उसने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया था।
वैसे भी तुम ड्रैगन के बारे में क्या जानते हो? बहुत कम, यह सच है। फिर भी मैंने किंग्स लैंडिंग में कुछ समय के लिए सेवा की थी, जब राजा एरिस आयरन सिंहासन पर बैठे थे और ड्रैगन की खोपड़ियों के नीचे चले गए थे, जो उनके सिंहासन कक्ष की दीवारों से नीचे दिख रही थी। विसरीज ने उन खोपड़ियों के बारे में बात की, डैनी ने कहा। उसे उखाड़ने वाले ने उन्हें नीचे ले जाकर छिपा दिया। वह अपने चुराए गए सिंहासन पर उन्हें नीचे देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने फाइटबर्ड को पास बुलाया। क्या तुम कभी मेरे शाही पिता से मिले हो? राजा एरिस द्वितीय की मृत्यु उनकी बेटी के जन्म से पहले ही हो गई थी। मुझे वह महान सम्मान मिला, महामहिम। क्या आपने उन्हें अच्छा और सौम्य पाया? व्हाइटबर्ड ने अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे वहां थे, उसके चेहरे पर साफ। उनका महामहिम अक्सर सुखद था। अक्सर? डैनी मुस्कुराई। लेकिन हमेशा नहीं। वह उन लोगों के लिए बहुत कठोर हो सकता था जिन्हें वह अपना दुश्मन समझता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी राजा का दुश्मन नहीं बनता, डैनी ने कहा। क्या आप मेरे भाई रेगर को भी जानते